माइक्रोफोन जल्दी कर। We are going to discuss today the scapular region. For the scapular region, we see that whenever we complete this lecture, we come to know about the extent of the scapular region. That means that what is the limitations or extent of the scapular region. दूसरा ये कि जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्केपुलर रीजन में वो कौन से हैं, we will come to know about that. And then scapula, bone, its features, we will discuss. And what are the muscles present in this region and how they are attached to the scapula. And obviously whenever we talk about the muscles, कभी भी जब हम muscles की बात करते हैं तो उनकी अटैचमेंट और उनके एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इवन द नर्व सप्लाई एज वेल। ठीक है, तो उसके बाद फिर इस रीजन में नर्व्स कौन सी है हम वो देखेंगे जो प्रेजेंट है, एंड और कहाँ जाती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को स्पेशली मसल्स को सप्लाई करती हैं, वी विल डिस्कस। और उसके बाद जो वेसल्स प्रेजेंट हैं इस रीजन में, और स्पेशली एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। बेटा अपने माइक ऑफ कर दें प्लीज। Anastomosis around the scapula, it is very much important because the anastomosis, you know that actually anastomosis जो बनता है वो होता है बाईपास चैनल। जैसे आप मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि कोई रोड खराब होता है तो उसका बाईपास थोड़ा सा बना लेते हैं, उस टुकड़े को फिर बनाते हैं, फिर उसको जो है इट इज ए बाईपास चैनल। मैं आपको समझाता हूं आपको कि किस तरह से ये बाईपास चैनल है, विल सी दैट। और उसके बाद स्केपुलर मूवमेंट, जो मूवमेंट्स ऑफ स्केपुला हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मूवमेंट्स है स्केपुला की और किस किस उसकी वजह से जो है वो कौन सी मसल्स की थ्रू वो मूवमेंट। Today we are going to discuss the scapular region, and at the end of this lecture you will come to know about some points regarding the scapular region, जिसमें आप उसका एक्सटेंट देखेंगे कि कौन सी लिमिटेशंस हैं, एंड फिर उसके जो है वो स्ट्रक्चर्स कौन से प्रेजेंट हैं स्केपुलर रीजन में,
फिर स्केपुला को हम डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट फीचर्स और कौन कौन सी मसल्स उस पे अटैच हैं. I have made the video on scapula bone पे मैंने बनाई है. इंशाल्लाह I will try my best कि today I will upload on my YouTube channel. Then we have जो मसल्स प्रेजेंट है स्केपुलर रीजन में, जो स्केपुला पे अटैच है, एंड फिर वो कहाँ पर उनकी अटैचमेंट है. और मसल्स के रिगार्डिंग जो जब भी हम डिस्कस करते हैं तो मसल्स की अटैचमेंट डिस्कस करते हैं और फिर इसके एक्शन डिस्कस करते हैं, एंड इवन द नर्व्स व्हिच आर सप्लाइंग द मसल्स वो डिस्कस करते हैं. तो इस रीजन के जो नर्व्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, एंड यू विल हैव नॉलेज ऑफ दिस इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर. एंड उसके बाद हम वेसल्स, स्पेशली जो आर्टरीज प्रेजेंट है इन दिस रीजन, स्केपुलर रीजन में, और स्पेशली वो आर्टरीज जो है वो एनास्टोमोसिस बनाती हैं अराउंड द स्केपुला. एनास्टोमोसिस है क्या, कैसे बनता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. यू विल हैव नॉलेज ऑफ दैट इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर. एंड स्केपुलर मूवमेंट्स जो स्केपुला की हैं कि बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन द इंट्रोडक्टरी क्लास के स्केपुला इज अ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर गर्डल, एंटीरियर पार्ट क्लेविकुलर. और शोल्डर गर्डल हमने कंपेयर किया था उसको हिप गर्डल के साथ. तो जो हिप गर्डल है वो somehow it is fixed. शोल्डर गर्डल जो है वो खुद मूवेबल है. खुद मूवेबल है मींस के स्केपुला भी मूव करता है. तो फिर स्केपुला मूव करता है तो उसकी मूवमेंट्स होती हैं. वो मूवमेंट्स हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से जो है वो मसल्स वो मूवमेंट कराती हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे. और कुछ इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे और यू विल हैव नॉलेज ऑफ दैट one by one. I am discussing this. You see this is the scapular region. Scapular region जो है वो आप देखिए ऊपर you are going up to the shoulder and downward we have this the lower part of the ribs wherever the scapula ends. Scapula ends at about seventh rib. Seventh rib it ends. So and medially its extension just nearby the vertebral column. ये vertebral column तक पहुंचता है medially, और laterally जो है इसकी extension axilla तक है. You can see here. So this is the extent of the scapular region. Scapular region ये है. अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, not only जिसके हम इसको हम ऐसे करें, हम देखेंगे यहाँ पर कुछ मसल्स हैं जो अटैच हैं, वो हेड तक जाती हैं, नेक तक जाती हैं. कुछ मसल्स अटैच हैं जो नीचे इवन लंबर रीजन, इवन आपके हिप बोन तक जाती है, वहां पर उसकी अटैचमेंट है. तो ये जनरल एक कॉन्सेप्ट में है कि जो एक्सटेंशन ऑफ द स्केपुलर रीजन है वो ये है. अदरवाइज इट एक्सटेंड्स ऑन होल ऑफ द बैक. जो इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं पूरे बैक तक वो जाते हैं, नीचे तक जाते हैं, हिप बोन तक, ऊपर जो है हेड तक जाते हैं. सो दिस इज extent of the scapular region. Now whatever the structures present in the, अब ये तो था scapular region. अब देखिए structure present in the scapular region. Structures जो present हैं scapular region में, we see here what are those structures, and you can see here that we have scapula bone is present here. We have muscles which are attached here, nerves which are supplying these muscles,
arteries, especially I told you that anastomosis around the scapula. स्केपुला के अराउंड जो एनास्टोमोसिस बनता है वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, वी विल सी दिस. एंड then we have certain spaces which are formed here in the scapular region. Then some triangles, again these are the spaces, some triangles they are formed here. So these all structures we will discuss one by one. So regarding the scapular bone, the first one, the scapular bone. Scapular bone is a posterior part of the shoulder girdle, present on the back of the thorax, superolateral aspect of the back of the thorax. Kindly अपने जो है माइक वो म्यूट कर दे प्लीज बेटा, it's my request. Thank you. So it is on the superolateral aspect of the back. मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं wherever it is present. You see here, this is the posterior aspect of the thorax. It is present on the superolateral aspect. It extends from second to seventh rib. अगर आप posterior aspect देखें तो ये second rib से start होती है ऊपर से और नीचे seventh rib तक ये you can see here seventh rib or seventh intercostal spaces. Up to this it extends here. It is a triangular bone. It is a triangular bone. It has triangular means that it has three angles. You can see this is the angle, this one is the angle, and this one is the angle. Three angles. And whenever we talk about the bone, जब भी हम किसी bone की बात करते हैं जो bilaterally present है, मीन के दोनों तरफ present है, आपके राइट पे भी है, आपके लेफ्ट पे भी है, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि साइड डिटर्मिनेशन. हमें डिटरमिन करना होता है कि जो बोन हम उठा रहे हैं वो किस साइड की है, राइट की है या लेफ्ट की है. तो उसके फीचर्स से हमें पता चलता है. हाउ यू सी हियर that it is a triangular bone. This one is angle, this one is angle, and this one is angle. It is lying as inverted triangle over the thorax. ये देखिए, inverted triangle means कि इसका apex नीचे और base ऊपर. Base means कि अगर ये triangle है, अगर इसके 3 angles हैं, तो it means कि it has 3 borders as well. ठीक है, आपको देखें कि ये border है, ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर है, ये 3 बॉर्डर है. तो अब हम इसको किस तरह रखें? इन्वर्टेड ट्रायंगल है, मींस कि इसका एक एंगल नीचे होगा. अब कौन सा बॉर्डर ऊपर होगा आप देखें लेंथ वाइज. आप इसकी लेंथ देखें, आप इसकी लेंथ भी देखें और इसकी लेंथ भी देखें. सबसे शॉर्ट बॉर्डर ये है, सबसे शॉर्ट बॉर्डर ये है, सबसे शार्प बॉर्डर भी ये, शार्प भी ये है, SHARP, शार्प, और शॉर्ट छोटा, सबसे छोटा ये है. ठीक है, इट शुड बी ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट, ये सुपीरियरली होना चाहिए. तो इसके अपोजिट जो भी एंगल है इट शुड बी इंफीरियर. सो दिस इज इंफीरियर एंगल, दिस वन इज इंफीरियर एंगल. देन वी हैव 2 एंगल्स. यू कैन सी दिस इज एंगल एंड दिस इज एंगल. Both are superior angle, but we have to differentiate. We cannot say that both are superior. हम दोनों को superior नाम नहीं दे सकते. तो हमें फिर क्या करना? ये superior angle है, ये भी superior angle है, but ये जो superior angle है, ये वाली जिसपे ये blue arrow ये बना हुआ है, तो हमने जब इसको इंफीरियर एंगल कहा तो इसको तो हम सुपीरियर एंगल नाम देंगे. जो एंगल है, दोनों एंगल्स जस्ट लाइक एंगल्स, बट ये जो है ना, ये एंगल पूरी एंगुलेशन पे नहीं है,
इस पे क्या है कि आप देखें कि इस पे क्या है कि it forms wider fossa here. I may show you. This is this one. ये देखिए, दिस इज फॉर्मिंग वाइडर फोसा. ये उस एंगुलेशन पे नहीं है जिस तरह आपको ये एंगल नजर आ रही है या ये एंगल नजर आ रही है, ये नहीं है. ये वाइडर फोसा बना रही है. एंड ये वाइडर फोसा, क्योंकि ये वाइडर फोसा, इट इज कॉल्ड एज द गिलिनॉइड फोसा, क्योंकि ये हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ मिलता है टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट, तो इट हैज टू फेस, उसको फेस करना है लेटरली. ये देखिए, ये फोसा वाइडर है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ मिलेगा टू फॉर्म द शोल्डर ज्वाइंट, तो इसको फेस करना है लेटरली, क्योंकि आपका जो ह्यूमरस है वो लेटरली प्रेजेंट है. तो इसीलिए इसको कहते हैं लेटरल एंगल. दिस इज लेटरल एंगल. तो हमारे पास कितनी एंगल हो गई? 3. एक ये इंफीरियर एंगल which is lying on the 7th rib or 7th intercostal space, एक ये superior angle और एक ये lateral angle. 3 angles we have, so that we have 3 borders as well. 3 borders हमारे पास. The border which lies between superior angle and lateral angle, you can see here, this is the sharpest of all. सबसे ज्यादा sharp, बिल्कुल thin, सबसे ज्यादा thin, सबसे ज्यादा short, छोटा. This is the superior border. It lies between the superior angle and lateral angle. Between the superior angle and the inferior angle, we have another border, which is the longest of all. सबसे ज्यादा long वो है. This border, because it is close to the vertebral column, means it is close to the midline. It is called as a medial border. या इसका adjectival form आप यूज करें कि it is close to the vertebral column, तो it is called as the vertebral border. ठीक है, medial border or vertebral border. Peculiarity क्या? It is longest of all. सबसे ज्यादा लंबा ये है. तीसरा border which lies between the inferior angle and the lateral angle. Lateral angle और inferior angle के बीच में. इसकी peculiarity क्या है? It is thickest of all. सबसे ज्यादा thick और round border ये है, lateral border. अब ये बॉर्डर, बिकॉज इट इज फेसिंग लेटरली, क्योंकि लेटरल एंगल है ना हमारे पास यहाँ पर, ये लेटरली, तो इसी के लाइन में है, इट इज फेसिंग लेटरली, तो हम इसको कहते हैं लेटरल बॉर्डर. या इट इज क्लोज. अब लेटरली आपके पास एक्सिला आ जाता है, स्पेस लाइंग बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द थोरिक्स एंड अपर पार्ट ऑफ द आर्म, तो इस बॉर्डर को हम कहते हैं एक्सिलरी बॉर्डर. जैसे मीडियल को हमने वर्टिब्रल कहा, दिस इज फेसिंग टू द एक्सिला, इट इज कॉल्ड एज द एक्सिलरी बॉर्डर. तो हमारे पास 3 बॉर्डर्स हो गए, लेटरल एंगल और सुपीरियर एंगल के बीच में ये सुपीरियर बॉर्डर, सबसे शॉर्ट, सबसे शार्प, सबसे थिन. सुपीरियर एंगल और इंफीरियर एंगल के बीच में ये मीडियल बॉर्डर, सबसे लॉन्ग बॉर्डर ये है. इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल के बीच में ये बॉर्डर जो है, दिस इज कॉल्ड एज द लेटरल बॉर्डर. सबसे थिक बॉर्डर ये है. ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर सबसे शॉर्ट है, सबसे शार्प भी है, मीडियल बॉर्डर सबसे लॉन्ग है और लेटरल बॉर्डर सबसे थिक है. 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स. देन वी हैव 2 सरफेसेस. एक तो ये आपको जो नजर आ रहा है, और यहां पर हम देखें ये सरफेस, ये सरफेस है. अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? आप देखिए, ये सरफेस आपको पूरे का पूरा स्मूथ नजर आ रहा है, प्लेन नजर आ रहा है, थोड़ी सा डिप्रेशन है मगर प्लेन सरफेस है. मगर ये जो सरफेस है, इसमें देखिए आप, एक चीज इंटरप्ट कर रही है, एक चीज इंटरप्ट कर रही है, ये वाला, ये है एक प्रोसेस है which is called as a spine of the scapula. एक प्रोजेक्शन, एक प्रोसेस ऑफ स्केपुला, इट इज कॉल्ड एज a spine of scapula. ये स्पाइन ऑफ स्केपुला क्या करती है कि इस सरफेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे. ठीक है, तो अब आप देखें कि एक आपको ये सरफेस नजर आ, मैं अभी और ज्यादा इस पे आपको देखें, ये इस फिगर में आपको सारी चीजें नजर आएंगी. आपको ये लेटरल बॉर्डर भी यहाँ पर नजर आ रहा है, लेटरल एंगल और लेटरल बॉर्डर. ये सरफेस देखें, प्लेन सरफेस. ये सरफेस देखें, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन है ये इंटरप्ट कर रहा है, दिस इज स्पाइन ऑफ स्केपुला.
तो जो ये प्लेन सरफेस है, बिकॉज इट इज फेसिंग टू, इट इज क्लोज टू द रिब्स, और रिब्स मींस के अब ये फेस अगर अगर ये सरफेस क्लोज टू द रिब्स है तो आप देखें, अब यहां पर आप देखें जो क्लोज टू द रिब्स है वो सरफेस, तो वो, और ये सरफेस जिस पे ये उभार बना हुआ है, ये प्रोजेक्शन बने हुए स्पाइन ऑफ द स्केपुला, तो ये तो पोस्टीरियरली नजर आ रहा है आपको, हम पोस्टीरियर से देख रहे हैं, ये आपको पोस्टीरियरली नजर आ रहा है। तो जो दूसरा सरफेस है विच इज क्लोज टू द रिब्स, ऑब्वियसली वो एंटीरियर है, उसको कहेंगे हम एंटीरियर सरफेस, क्योंकि इट इज क्लोज टू द रिब्स, तो इसको हम, और रिब्स को एनाटॉमिकल टर्म्स में हम कहते हैं कॉस्टम, इसीलिए whatever the structure related to the ribs is called as costal. So this anterior surface is also called as costal surface. Okay, तो एक हमारे पास हो गया एंटीरियर सरफेस और कोस्टल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, जो भी आप उसको नाम दें। दूसरा सरफेस हो गया पोस्टीरियर सरफेस, इसको हम डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं, ये पोस्टीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस, और ये हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि जहां पर स्पाइन ये प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर सरफेस है, जो प्लेन है वो एंटीरियर सरफेस है, कोस्टल सरफेस। दो सरफेसेस हो गए। हमने क्या डिस्कस किया? 3 एंगल्स डिस्कस किए, 3 बॉर्डर्स डिस्कस किए, और 2 सरफेसेस डिस्कस किए। उसके बाद इसमें आते हैं, वैसे तो हम पढ़ते हैं 3 फोसा, रादर वी हैव 4 फोसा। फोसा कौन से? एक ये फोसा जो प्लेन व्हिच इज क्लोज टू द रिब्स, costal surface, it forms a fossa. This fossa is called as the subscapular fossa. Subscapular fossa इस वजह से कहते हैं, वैसे आप देखें कि यहां पर आप देखें कि it is lying vertical, scapula vertical पड़ा हुआ है on the posterior aspect of the thorax, ठीक है। मगर क्योंकि हमारी टर्मिनोलॉजी जो रिसर्च एनिमल्स पे हुई है ज्यादातर, तो उसी से ली गई है, तो एनिमल्स तो 4 टांगों पे 4 लेग्ड, तो वो ऐसे खड़े होते कि स्केपुला जो है वो अब लाइंग डाउन, स्केपुला अब वर्टिकल पोजीशन में नहीं है। तो लाइंग डाउन में क्या होता है कि इसका जो कोस्टल सरफेस है वो ऐसे, आप एक दफा मैं कैमरा ओपन कर देता हूं तो आप देख लें कि इसमें स्केपुला ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, वर्टिकल पड़ा हुआ है। मगर जो 4 लेग्ड एनिमल्स हैं, जो जिससे टर्मिनोलॉजी ली गई है रिसर्च पे, तो वो ऐसे ऐसे होते हैं, तो उस पे उन पे स्केपुला ऐसे पड़ा होगा लाइंग डाउन। तो क्या होगा, जो ये आपका ये सरफेस है, जो कोस्टल सरफेस है, वो इंफीरियरली लाई करेगा, इंफीरियरली लाई करेगा, तो इट इज लाइंग बिलो द स्केपुला, दिस सरफेस इज बिलो द स्केपुला। तो बिलो के लिए वर्ड यूज होता है सब, तो हम उसको कहेंगे सब स्केपुलर, और ये फोसा बनता है, दिस इज कॉल्ड एज अ सब स्केपुलर फोसा। सो दिस इज, हमारे पास 3 फोसा वैसे तो है, चौथा मैं बताता हूं स्पेशली, कि एक तो ये फोसा जो विच इज क्लोज टू द रिब्स, दिस इज एंटीरियर सरफेस, ये फोसा बन रहा है, इट इज कॉल्ड एज सब स्केपुलर फोसा, इसको कहते हैं सब स्केपुलर फोसा, ठीक है, ये वाला, ठीक। और दूसरा ये कि ये जो डॉर्सल सरफेस है, क्योंकि डॉर्सल सरफेस भी एक ही फोसा हो कोई बात नहीं, मगर क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है स्पाइन ऑफ स्केपुला, ये इसको जो है इंटरप्ट करके इसको डॉर्सल सरफेस को 2 हिस्सों पे डिवाइड कर देता है, दोनों फोसा बनते हैं। अब इनको नाम क्या दें? नाम कोई समझ में नहीं आया, तो इन्होंने क्या कि यार एक है वन इज अबव द स्केपुला और अबव द स्पाइन, जो फोसा एक बनता है अबव द स्पाइन, तो हमने कहा कि इट इज सुप्रा स्पाइनस फोसा, और दूसरा lying below the spine we say infraspinous fossa. So we have 3 fossa here. ये सबस्केपुलर फोसा जो एंटीरियर सरफेस है आपका, पोस्टीरियर सरफेस पे 2 फोसा, स्पाइन के ऊपर है तो सुप्रास्पाइनस फोसा, स्पाइन के नीचे है तो इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये हो गए आपके 3 फोसा। चौथा स्पेशली फोसा जो ये लेटरल वाइड एंगल हमने कहा, एक्चुअली इट फॉर्म्स अ वाइडर फोसा,
बुक्स इसको गिलिनॉइड, बुक्स इसको कैविटी भी कहते हैं, गिलिनॉइड कैविटी, बट इट इज शैलो। माइंड इट कि अगर वो ऐसे शैलो है, इट इज कॉल्ड एज फोसा। हाँ, अगर वो ऐसे डीप बन जाए, देन इट इज कैविटी। हियर इट इज नॉट डीप, it is shallow, it is called as fossa. So this is called as glenoid fossa. Kindly mic बंद कर दे अपने बेटा, thank you. This is called as glenoid fossa, especially ये चौथा फोसा आपका बन रहा है, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास 3 फोसा है, सबस्केपुलर फोसा एंटीरियर सरफेस पे और पोस्टीरियर सरफेस पे 2 फोसा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पाइन। एक इसके ऊपर सुप्रास्पाइनस, एक इसके नीचे इंफ्रास्पाइनस, ये 3 फोसा। चौथा स्पेशली ये फोसा है जो वाइडर कैविटी बन रही है, ग्लिनोइड फोसा, ठीक है। तो 3 फोसा हमारे पास बन गए। अब हमने क्या डिस्कस किया? 3 एंगल्स, 3 बॉर्डर्स, 2 surfaces and 3 fossa. Then we have 3 processes. 3 प्रोसेस है इसके। एक प्रोसेस हमने डिस्कस किया, ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला। Then spine of the scapula extends laterally to form another process. अब इस प्रोसेस को नाम देना है, क्या नाम दे? ये प्रोसेस क्योंकि इट इज फॉर्मिंग समिट ऑफ द शोल्डर, समिट ऑफ द शोल्डर। कहीं भी आपको वर्ड, किसी वर्ड में कहीं भी आपको आ जाए ओमोज, ओमियन, इस तरह से, तो इट मींस शोल्डर, पर्टेनिंग टू द शोल्डर। और एक्रो, एक्रो मींस समिट, ऊंचाई, पीक लेवल। Peak level is called as acro. So combination of omos and acro, it is called as the acromion process. Acromion process is actually the lateral extension of the spinous process. Okay. So एक spinous process, दूसरा हमारा acromion process, तीसरा हमारा क्या है? Bent thumb like process. Bent thumb like process. आप अपने थंब को इस तरह से बेंट करें तो दिस प्रोसेस इज लाइक दैट, बेंट थंब लाइक प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड एज द कोरकोइड प्रोसेस। ये देखिए लिखा हुआ CORACOID, कोरकोइड प्रोसेस। सो वी हैव 3 प्रोसेसेस हियर, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमिन प्रोसेस एंड कोरकोइड प्रोसेस, 3 प्रोसेसेस। देन 2 notches. One is very much close to, you see here, when this superior border ends laterally, it forms a depression. This is notch. क्योंकि ये superior border पे बन रही है, हम इसको कहते हैं suprascapular notch, ठीक है। इसी तरह से एक और नॉच बन रही है, यहां पर आप देखें कि आपको ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला, ये जो स्पाइन को लेटरल से देखेंगे, हम ये लेटरल से देख रहे हैं ये सेंट्रल वाली फिगर में, तो ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला से एक गैप बनता है। इस गैप से आप देखिए ये जो एरो नजर आ रहा है, इस गैप से सुप्रा स्पाइनस फोसा इज कंटिन्यूअस विद द इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो ये भी एक नॉच बन रही है। नॉच एक्चुअली होती क्यों है? For the passage of some structures, and these some structures are neurovascular bundle, nerves or arteries. तो एक ये तो सुप्रास्केपुलर होगी जो सुपीरियर बॉर्डर पे, ये जो है नॉच बन रही है, तो उसको जब हमने सुप्रास्केपुलर नाम दिया तो इसको हम नाम देते हैं इंफ्रास्केपुलर नॉच, इंफ्रास्केपुलर नॉच। मगर स्पेशली बिकॉज इट इज फॉर्मिंग बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेस, ये देखें, एंड गिलिनॉइड फोसा, स्पाइनस प्रोसेस और गिलिनॉइड फोसा के बीच में बन रही है, इसीलिए हम इसको नाम देंगे स्पाइनोगिलिनॉइड नॉच। ये दूसरा नाम है इसका, स्पाइनोगिलिनॉइड नॉच, इंफ्रास्केपुलर नॉच या स्पाइनोगिलिनॉइड नॉच। तो ये 2 नॉचेज होगी। तो ये है कुछ फीचर्स जो है स्केपुला के, मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करूंगा।
एंड मस्कुलर अटैचमेंट नेक्स्ट टाइम जो हम मसल्स करेंगे उस पे कुछ मसल्स हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट टाइम, तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कि मस्कुलर अटैचमेंट इस पे। तो अब हमने ये सारे डिस्कस किए, हमारे पास क्या कि 3 एंगल्स, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, लेटरल एंगल, 3 बॉर्डर्स, 2 सर्फेसेस, 3 फोसा, स्पेशली ये चौथा ग्लिनॉइड, 3 प्रोसेसेस, स्पाइन, एक्रोमियन, कोरोकोइड प्रोसेस, 2 नॉचेस, सुप्रास्केपुलर और इंफ्रास्केपुलर, ये हो गए हमारे पास। अब थोड़ा थोड़ा सा इसको मैं देखता हूं। सुपीरियर एंगल आप देखिए, ये एंगुलेशन पे है, which lies between the superior border and the medial border. Superior और medial border के बीच में जो एंगल बनती है, this is superior angle. Inferior angle which lies between lateral and medial borders, this one. And lateral angle which lies between the superior and the lateral borders, this is lateral. Superior angle is looks like to be angle, कोई स्पेशल चीज इसके लिए नहीं है। Inferior angle भी एंगुलेशन पे वही एंगल बना रही है कोई, मगर lateral angle it becomes wide to form the fossa. This is called as a glenoid fossa. Actually it is pear shaped fossa, you can see here. pear आपने देखी है नाशपाती, it is pear shaped. इसके ऊपर और इसके नीचे सॉरी, इसके ऊपर और इसके नीचे ट्यूबरकल्स बाहर होते हैं, these are called as tubercles. नाम क्या देने हैं? अगर ऊपर है तो सुप्रा गिलिनॉइड, क्योंकि ये गिलिनॉइड फोसा है, सुप्रा गिलिनॉइड ट्यूबरकल। अगर नीचे है तो इंफ्रा गिलिनॉइड ट्यूबरकल। 2 ट्यूबरकल्स हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर, सुप्रा गिलिनॉइड एंड इंफ्रा गिलिनॉइड, ठीक है। अच्छा, और ये 3 एंगल्स हो गए, 3 बॉर्डर्स आप देखें तो सुपीरियर बॉर्डर विच इज शार्प बॉर्डर, एक तो सबसे शॉर्ट है, दूसरा सबसे शार्प है, तेज है, सबसे थिन है, extends from the superior angle going laterally. When it reach here towards the base of the coracoid process, this is the base of the coracoid process. उसके parts हैं coracoid process के, मैं आपको वो बताऊंगा अभी। This is the base. Base पे पहुंचता है तो it forms a depression here. This is called as a suprascapular notch, depression. And this suprascapular notch actually यहाँ पर इसके ऊपर between the coracoid process and superior border, यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच हो जाता है, और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर अटैच है तो इसको सुप्रास्केपुलर लिगामेंट हम कहेंगे, और ये नॉच फिर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने कुछ कोई चीज यहाँ पर अटैच की तो ये नॉच है कन्वर्ट हो जाएगी फोरामिन में। सो वी हैव अ सुप्रास्केपुलर फोरामिन हियर, ठीक है। अच्छा बेटा, इतनी बार मैंने रिक्वेस्ट किया, काइंडली अपने माइक ऑफ कर दें। प्लीज बेटा। Okay, so this is suprascapular notch. By the presence of suprascapular ligament, it is converted into suprascapular foramen. Okay, chale. Now medial border, you can see here, from the superior angle up towards the inferior angle, inferior angle की तरफ आएंगे तो this border is called, which is longest of all. सबसे ज्यादा long जो है lengthwise वो medial border है। medial border के is divided into 3 parts. One part is between the superior angle and this medial end of the spine. This is called as the medial end of the spine. इसको root of spine भी कहते हैं, this one. So between superior angle and the root of the spine, this is the part of the superior border. Then at the root of the spine, this is another part, second part of the medial border. And between the root of the spine and inferior angle, this is a third part of the medial border, 3 parts. Superior angle और root of spine के बीच में एक part, spine
रूट ऑफ स्पाइन पे जो पार्ट है दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट इस रूट ऑफ स्पाइन और इंफीरियर एंगल के बीच में तीन पार्ट्स हैं। ये है डॉर्सम पे, ये डॉर्सल एस्पेक्ट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। मगर अगर आप एंटीरियर एस्पेक्ट पे देखेंगे तो दिस इज स्मूथ एंड प्लेन मीडियल बॉर्डर। इसलिए बता रहा हूं कि मुख्तलिफ मसल्स यहाँ पर अटैच हैं, तो ये आपको जहन नशीन होनी चाहिए ये चीज। लेटरल बॉर्डर इज थिकेस्ट ऑफ ऑल, सबसे थिक होता है यहाँ पर, ये वाला, बिटवीन द इंफीरियर एंगल एंड द लेटरल एंगल। ओके, एंड तीन एंगल्स, तीन बॉर्डर्स डिस्कस हो गए। अच्छा, फिर आपके जो है ये तीन फोसा हैं, ये सबस्केपुलर फोसा। इनके जो नाम है, एक्चुअली जो मसल्स यहाँ पर अटैच हैं फोसा में, तो एक्चुअली जो भी मसल्स अटैच हैं वो इन्हीं के नाम पे है। सुप्रा स्पाइनस फोसा और सबस्केपुलर फोसा है तो मसल्स भी सबस्केपुलर्स होगी। सुप्रा स्पाइनस फोसा है तो सुप्रा स्पाइनेटस मसल होगी। इंफ्रा स्पाइनस फोसा है तो इंफ्रा स्पाइनेटस मसल होगी। ठीक है, ये सुप्रा स्पाइनस फोसा यहाँ पर, और ये इंफ्रा स्पाइनस, ये सबस्केपुलर फोसा आपका। ठीक है, फोसा हो गए, गिलिनॉट फोसा मैंने आपको बता। एंड देन वी हैव थ्री प्रोसेसेस। एक तो है स्पाइन ऑफ द स्केपुला, स्पाइन ऑफ द स्केपुला। स्पाइन ऑफ स्केपुला हैज थ्री बॉर्डर्स। एक तो ये जो पोस्टीरियरली आपको नजर आ रहा है, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्केपुला। दूसरा, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्केपुला। दूसरा, ये बॉर्डर जो लेटरल से आप देख रहे हैं, जहां पर इंफ्रा स्केपुलर नॉच बन रही है, या स्पाइनोग्लिनोइड, दिस इज लेटरल बॉर्डर, क्योंकि ये लेटरली फेस कर रहा है। दिस इज लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्केपुला। बेटा काइंडली इतनी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग अ टीचर, अपने माइक बंद कर दे। क्यों ओपन कर किया हुआ माइक को? ओके, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, और तीसरा बॉर्डर जो है वो हमें नजर नहीं आता, वो बॉर्डर जो स्केपुला के सबस्टेंस के साथ फ्यूज है। ये आप एंटीरियर से देखें तो आपको यहां से अगर नजर आए तो दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, जो एक्चुअली क्या है, इट इज फ्यूज्ड विद द स्केपुला। ये वाला फ्रंट से आप देखें, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये आपका लेटरल बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर की स्पेशलिटी ये है, लेटरल बॉर्डर तो आपको पता है कि इंफ्रास्केपुलर नॉच बना रहा है, जिसको स्पाइनोग्लिनोइड नॉच भी कहते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर की पेक्युलरिटी ये है कि पोस्टीरियर बॉर्डर आप देखेंगे, इसका एक अपर मार्जिन है, एक लोअर मार्जिन है। upper margin of the posterior border of the spine of the scapula and lower margin of the posterior border of the spine of the scapula, या upper lip और lower lip आप ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जाके ये हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड अनदर पार्ट इज द medial end of the spine of the scapula, which is continuous with the medial border. This is called as the root of the spine. This is very much important. सो ये है फीचर्स स्पाइन के। देन एक्रोमेन प्रोसेस। एक्रोमेन प्रोसेस जब हम डिस्कस करेंगे तो यू जस्ट सी एक्रोमेन प्रोसेस इज फ्लैट कंप्रेस्ड प्रोसेस। इट हैज टू सरफेसेस। दिस इज सुपीरियर सरफेस, आपको ऊपर से नजर आ रहा है, और यहां पर आप इस तस्वीर में देखें, दिस इज इंफीरियर सरफेस। दो सरफेसेस इसके, दो बॉर्डर्स हैं इसके। ये जो है ये मीडियल बॉर्डर है, ये जो है ये लेटरल बॉर्डर है, दो बॉर्डर्स। इसकी अपेक्स है, अपेक्स पे इसके फोसा होता है, एक फेसेट होता है। दिस फेसेट इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल टू फॉर्म द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये अपेक्स पे एक फेसेट होता है जो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल के साथ मिलता है टू फॉर्म द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, इसका मीडियल बॉर्डर जो है, एक्रोमेन प्रोसेस का जो मीडियल बॉर्डर है, इट इज कंटिन्यूअस विद द superior margin or superior lip of the posterior border of the spine. मैंने इसीलिए आपको मार्जिन बता दे ताकि आपको अब समझ में आ जाए। Medial border of the acromion process is continuous with the superior lip of the posterior border of the spine. Lateral border of the acromion process is continuous with the inferior lip of the posterior border of the spine. Medial border of the acromion is continuous with the superior lip of the posterior border of the spine.
और lateral border of the acromion process is continuous with the inferior lip of the posterior border of the spine. ठीक है, इस तरह से ये आपको थोड़े से जहन नशीन करनी चाहिए. दो सरफेसेस सुपीरियर और ये इंफीरियर, और एक ये एपेक्स है जहां पर जो है आपका लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल के साथ मिलके जो है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है. तीसरा प्रोसेस जो हमारे पास है, इट इज थंब बेंड थंब लाइक प्रोसेस. दिस इज द कोरोकट प्रोसेस. और कोरोकट प्रोसेस को देखेंगे तो इसमें भी आपको ये मिलेगा कि ये जस्ट लाइक फ्लैट, एक सुपीरियर सरफेस, एक इसका ये इंफीरियर सरफेस, ये ऊपर से आप देखेंगे ये सुपीरियर सरफेस, ये इंफीरियर सरफेस. इसकी भी एक अपेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे आर्म की दो मसल्स अटैच हैं, और इसके दो बॉर्डर्स हैं. ये पोस्टीरियर लेटरल बॉर्डर, ये वाला, ये पोस्टीरियर लेटरल बॉर्डर जो लेटरल से हम देख रहे हैं, और ये एंटीरियर से देख रहे हैं, ये एंटीरियर मीडियल बॉर्डर. ठीक है, दो बॉर्डर्स एंटीरियर मीडियल और पोस्टीरियर लेटरल, दो सरफेसेस सुपीरियर, ये सुपीरियर और ये इंफीरियर. ये इंफीरियर यहां पर आप देखें, और ये सुपीरियर, और एपेक्स है, ये इसका एपेक्स है. ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द स्केपुला जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया. अब आप साइड डिटरमिन करेंगे तो साइड डिटरमिन किस तरह से करेंगे कि आपको बॉर्डर्स का पता, सबसे शार्प बॉर्डर ऊपर होगा, सबसे थिक बॉर्डर लेटरली होगा. दिस लेटरल एंगल व्हिच इज लेटरल, इट इज फेसिंग लेटरली. अब जब भी आपको कोई बोन, ऐसी बोन जो बायलेटरली प्रेजेंट है, दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो उसको हम साइड डिटरमिन करते हैं कि वेदर इट इज बिलोंगिंग टू द राइट और लेफ्ट. तो आप क्या करेंगे कि आपको उसको तीन डिफरेंस देखेंगे, सुपीरियर इंफीरियर. आप क्या करेंगे, आप उसके तीन डिफरेंस देखेंगे, सुपीरियर इंफीरियर, लेटरल मीडियल, एंटीरियर पोस्टीरियर. ठीक है, तो इसमें आप देखें कि जो आपका सुपीरियर इंफीरियर डिफरेंस है वो ये है कि जो सबसे शार्प बॉर्डर है इट इज सुपीरियरली, एक तो. दूसरा, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द स्केपुला दे आर सुपीरियर. तो हम इनको ऊपर रखेंगे, और चले मैं आपको दिखाता हूं. ये देखिए स्केपुला, मैं आपको दिखाता हूं और आप देख लें, ये आपको और क्लियरिफाई कर देगा कि ऑल द प्रोसेसेस दे आर सुपीरियर. तो मैंने इसको सुपीरियर रखा. आप देखें, मैंने ये स्केपुला उठाया, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, मैंने स्केपुला उठाया, मैंने रखा इस तरफ रखा, मैंने कहा ये लेफ्ट साइड का. अब मुझे पता करना है कि आया वाकई ये लेफ्ट का है या राइट का है. तो क्या करना है, आप देखें कि इसके सारे प्रोसेस मैंने इस तरह रखा, मुझे पता चला कि नहीं, इसके सारे प्रोसेस जो है वो ऊपर होने चाहिए, तो मैंने ये नीचे किए उसे, मैंने इसको ऊपर रखा, सारे प्रोसेस ऊपर हो गए. ठीक है, तो सुपीरियर इंफीरियर सही हो गया. एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या आपने देखा, मैंने आपको कहा दो सरफेसेस हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर. तो जहां पर स्पाइन प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर सरफेस है, मैंने इसको एंटीरियर रखा, मैं इसको पोस्टीरियर रखता हूं. अब दो चीजें सही होगी, सुपीरियर इंफीरियर भी सही होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर भी सही होगी. और मीडियल लेटरल अभी मेरे लेफ्ट साइड में है, अभी मैं कहता हूं कि लेफ्ट की है. मीडियल लेटरल में क्या, ये जो एंगल है जो वाइडर फोसा गिलिनट फोसा बना रहा है, इट शुड बी फेसिंग लेटरली. यहां पर लेफ्ट साइड में ये मीडियली फेस कर रहे हैं, मैं इसको लेटरल रखता हूं. मैं इसको लेटरल रखता हूं तो क्या हो गया कि ये जो आपका स्पाइन है वो आगे आ गया, स्पाइन को पीछे होना चाहिए. स्पाइन इज नाउ शुड बी पोस्टीरियर. मैंने ऐसे किया, लेटरल एंगल को लेटरल किया, ठीक है, ये सुपीरियर भी सही है, सुपीरियर इंफीरियर भी सही है, मीडियल लेटरल, मगर ये स्पाइन जो है वो आगे की तरफ आ गया. अगर मैं स्पाइन को पीछे करता हूं तो ये जो लेटरल एंगल है वो मीडियल की तरफ आ जाती है. मैं इसको ऐसे करता हूं तो एंगल भी लेटरली हो गई, स्पाइन भी पीछे हो गया, मगर क्या हो गया, प्रोसेसेस सारे जो ऊपर होने चाहिए वो नीचे है. इसका मतलब है कि किसी पोजीशन में भी मैं रखूं तो दिस बोन डजंट बिलोंग टू द लेफ्ट साइड. अब मैं लेके आता हूं राइट साइड पे, तो आप देखिए राइट साइड पे क्या है कि इसके जो सारे प्रोसेस ऊपर है, सुपीरियर इंफीरियर सही हो गया, इसकी एंगल जो है वो लेटरली फेस कर रही है, ये भी सही हो गया लेटरल मीडियल, और इसका जो स्पाइन है वो पोस्टीरियरली फेस कर रहा है. तो दिस इज द बोन ऑफ द राइट साइड. तो इस तरह से इसकी जो है साइड डिटर्मिनेशन इन तीन चीजों में से हम करेंगे. सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द स्केपुला. नाउ यू कैन सी हियर, ये सारे ऊपर से आप देखें, ये सुप्रास्केपुलर नॉच दिखाई गई है, सुप्रास्केपुलर फोसा दिखाया गया है, ये इंफ्रास्केपुलर नॉच है, ये दो नॉचेस को इन्होंने दिखाया है.
या तो स्पाइनोगिलिनॉइड नाच इसको बोले, जो भी बोले आप, ये एक्रोमेन प्रोसेस, ये कोरोकॉइड प्रोसेस, ये गिलिनॉइड फोसा। ठीक है। अच्छा, अब जो मसल्स इसमें प्रेजेंट है स्केपुलर रीजन में, स्केपुला पे अबाउट 17 मसल्स दे आर अटैच्ड ऑन द स्केपुला। तो हम थोड़ा सा ये परेशान हो जाते हैं कि 17 मसल्स याद कैसे करें। तो उसका बड़ा अच्छा तरीकेकार है कि आप इस तरह से डिवाइड करें कि कुछ मसल्स वो हैं जो स्केपुला को एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच करती हैं। जी बेटा, हेरा, हेरा प्लीज। सर ये नोच में और जो हमारे पास फोसास होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है? नॉच एक डिप्रेशन है, फोसा शैलो फोसा होते हैं। नॉच एक्चुअली नॉच जो है वो ओपन एक डिप्रेशन है, डीप है, डीप डिप्रेशन मगर ओपन है। और फोसा भी ओपन है मगर शैलो है। मैं अब आप देखिए वीडियो, मैंने वीडियो ओपन कर दिया। अब आप देखिए मैं किस तरह से आपको बता रहा हूं। आप देखिए इस तरह से मैं बना रहा हूं, ये ओपन है मगर शैलो है, दिस इज फोसा। अगर मैं इस तरह से करूं, है ओपन मगर डीप बन गया, दिस इज नॉच। और इसके ऊपर अगर कोई ऐसी चीज मैं इस तरह से रखूं तो अब ये नॉच जो है वो कन्वर्ट हो गई फोरामेन में। तो डिफरेंशिएट करें, शैलो, प्लेन, दिस इज फोसा। ठीक है, ओपन, ओपन थोड़ा सा डीप हो गई, दिस इज नॉच। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करें। अब म्यूट कर दे अपने आप को बेटा, म्यूट कर दे, थैंक यू। तो अच्छा, अब वो मसल्स जो अटैच करते हैं स्केपुला को एक्सियल स्केलेटन के साथ, 14 मसल्स है ना, आप गिन लें और मैं आपको बताता हूं। वो मसल्स जो स्केपुला को एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच करते हैं। एक्सियल स्केलेटन आपका कौन सा है? आपका स्टर्नम है, आपके कॉस्टल कार्टिलेजेस है, आपकी रिब्स हैं, आपकी वर्टिब्री है, या आपका स्कल है। तो मसल्स अटैचिंग स्केपुला विद द एक्सियल स्केलेटन 7 निकल गई 7। तो बाकी बच गई आपकी 10 मसल्स। टोटल 17 मसल्स हैं। काइंडली प्लीज 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 म्यूट कर दें बेटा। 17 मसल्स टोटल है। ठीक है, तो 7 मसल्स वो हैं जो स्केपुला को अटैच करती हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ। बाकी बची 10 मसल्स। 7 मसल्स वो हैं जो स्केपुला को अटैच करती हैं ह्यूमरस के साथ। तो 14 मसल्स तो हो गई, तो बाकी बची 3 मसल्स। ठीक है, 3 में से क्या है, 2 मसल्स वो हैं जो स्केपुला को अटैच करती हैं फोरआर्म बोन के साथ, रेडियस और अल्ना के साथ। तो आपकी 16 मसल्स हो गई। एक मसल्स जो है वो नेक में जाती है, हाईएड बोन। एक मसल जो है वो हाईएड बोन के साथ कनेक्ट करती है। तो इस तरह से आपकी 17 मसल्स हो गई। 7 मसल, 7 मसल्स अटैचिंग स्केपुला विद द एक्सियल स्केलेटन, 7 मसल्स अटैचिंग स्केपुला विद द ह्यूमरस, 14 तो मसल ये हो गई ना। बाकी 3 मसल्स, 2 मसल जो है स्केपुला को फोरआर्म बोन के साथ अटैच करती है, और 2 मसल जो है स्केपुला को, और एक मसल जो है स्केपुला को हाईएड बोन के साथ अटैच किया। 17 मसल, 17 मसल्स ये हैं। उन 17 में से आज हम डिस्कस सिर्फ 5 करेंगे। 7 मसल्स वो जो स्केपुला को अटैच करती है एक्सियल स्केलेटन के साथ, उसमें फिर हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में, एक वो मसल जो स्केपुला को एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच करती है एंटीरियरली, पेक्टोरल रीजन की वो मसल्स है। पेक्टोरल रीजन डिस्कस हो चुका है, उसकी 2 मसल्स हैं। कौन सी? एक जो है वो सेरेटस एंटीरियर है, व्हिच इज अटैच्ड टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। सेरेटस एंटीरियर द डीपेस्ट मसल, सबसे डीप मसल जो पेक्टोरल रीजन की है वो सेरेटस एंटीरियर है। और सबसे सुपरफिशियल मसल जो पेक्टोरल रीजन की है वो पेक्टोरस मेजर है। और पेक्टोरस मेजर और सेरेटस एंटी, पेक्टोरस मेजर सबसे सुपरफिशियल, सेरेटस एंटीरियर सबसे डीप। इन दोनों के बीच में सैंडविच जो मसल्स 2 हैं छोटी, एक पेक्टोरस माइनर, एक सबक्लेवियस। ठीक है, 4 मसल्स हैं पेक्टोरल रीजन की। तो 7 muscles which are 7 muscles which are attaching scapula with the axial skeleton,
उसमें से दो मसल्स वो हैं जो स्केपुला को एक्सल स्केलेटन के साथ एंटीरियरली पेक्टोरल रीजन में अटैच करती हैं। एक सेरेटस एंटीरियर व्हिच इज अटैच्ड टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। मीडियल बॉर्डर मगर कहां पर? मीडियल बॉर्डर मगर कहां पर? कॉस्टल एस्पेक्ट, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। देखिए मीडियल बॉर्डर का एक ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो ये सेरेटस एंटीरियर इज अटैच्ड टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला एंटीरियरली फ्रॉम सुपीरियर एंगल। मीडियल बॉर्डर कहां पर है? बिटवीन सुपीरियर एंगल एंड इंफीरियर एंगल। सो सेरेटस एंटीरियर इज अटैच्ड टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, मगर इट्स एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर पे नहीं। पोस्टीरियर पे दूसरी मसल्स अटैच है, वो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दो मसल्स वो जो स्केपुला को अटैच करती हैं एक्सल स्केलेटन के साथ एंटीरियरली, एक सेरेटस एंटीरियर, दूसरी मसल है आपकी पेक्टोरस माइनर जो जिसकी इंसर्शन है कोरोकॉइड प्रोसेस पे, सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस, पेक्टोरस माइनर। ठीक है, ये दो मसल ये कल डिस्कस हो चुकी हैं। बाकी है 5 मसल्स व्हिच आर अटैचिंग स्केपुला विद द एक्सल स्केलेटन नाउ पोस्टीरियरली। तो स्केपुलर रीजन की अहम मसल्स हैं ये पांचों, अटैचिंग स्केपुला विद द एक्सल स्केलेटन पोस्टीरियरली। ठीक है, यू कैन सी वी हैव। अब हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एक ये मसल है, अब इसको नाम देना है। ये मसल बिकॉज इट इज बायलैटरली प्रेजेंट, दोनों तरफ ये मसल्स प्रेजेंट है ना। जब बोन ही दोनों तरफ है तो मसल्स भी दोनों तरफ प्रेजेंट होंगी। तो जस्ट लुक एट दिस। तो ये दोनों तरफ की जो मसल्स हैं, इनके जो टेंडिनस फाइबर्स हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि टेंडन इज a fibrous band which attaches scapula, which attaches muscle with the bone. Ligament is a fibrous band which attaches bone to the bone. Tendon, fibrous band which attaches muscle to the bone. तो ये देखिए, ये टेंडिनस फाइबर्स, दोनों तरफ की मसल के टेंडिनस फाइबर्स जब मिलते हैं तो ये ट्रेपीजियम शेप बनाते हैं। ट्रेपीजियम शेप क्या है कि दो 4 एंगल्स इक्वल, 4 एंगल्स एंड 4 बॉर्डर्स इक्वल, 4 एंगल्स एंड 4 बॉर्डर्स आर इक्वल, ये ट्रेपीजियम शेप बनाते। इसीलिए इस मसल को कहा गया ट्रेपीजियस मसल। ये ट्रेपीजियस मसल अराइज कहां से होती है? अब आप इसकी ज्यादा उसमें मीडियल 2/3, लेटरल 1/3 इसकी डिटेल में नहीं जाए, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, सिंपल सा। बुक से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेयर इट इज अटैच्ड, इसकी ओरिजिन कहां से है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अब ये ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, ये कहां कहां पर आपको ये मिलेगी? आप देखें, ऊपर से लेके नीचे तक मींस के ये हेड से अराइज होगी। हेड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, स्कल का जो पोस्टीरियर पार्ट है, इट इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन में एक उभार बनता है, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। दिस मसल अराइजेस फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। उसी से एक लाइन निकलती है जिसको कहते हैं, बिकॉज इट इज दिस लाइन is nearby neck, it is called a nuchal line. Knuckle line भी कहते हैं, nuchal line भी कहते हैं। So this muscle arises from the occipital protuberance, occipital bone. अगर आपको ये नाम याद नहीं होते तो just say it arises from the occipital bone. फिर ये नीचे जाएगी मसल, it is attached to the spine of the cervical vertebra. मगर सर्वाइकल वर्टिब्रा का स्पाइन किसका? सिर्फ C7 का, क्योंकि सर्वाइकल रीजन में जो वर्टिब्रल कॉलम की कॉन्वेक्सिटी फॉरवर्ड है। क्यों? आप देखें, बच्चा पहले क्या गर्दन पकड़ता है, गर्दन संभालता है पहले, तो उसके प्रेशर आता है गर्दन पे प्रेशर आता है तो वर्टिब्रल कॉलम की जो थोड़ा सा कॉन्वेक्स हो जाता है, एंटीरियरली डेविएट हो जाता है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो एंटीरियरली जब डेविएट हो जाएगा तो क्या होगा कि उसके जो स्पाइन है अपर 6 क्योंकि सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा है, अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो स्पाइन है वो एंटीरियरली होंगे, मसल उन तक नहीं पहुंचेगी। जो सबसे प्रोमिनेंट है वो C7, आखिरी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा उसका प्रोमिनेंट स्पाइन है। तो इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम, अब ये देखें,
ये जो ट्रेपीजियस है इसके 3 टाइप्स के फाइबर्स हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। ये देखें अलग अलग दिखाए गए हैं, ये देखें यहाँ पर ये अलग अलग दिखाए गए हैं। ये सुपीरियर फाइबर्स है व्हिच अराइजेस फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये देखें ये लाइन न्यूक्लियर लाइन। फिर ये नीचे आए सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा, सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा का जो है सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा वहां पे अटैच है। तो दिस इज सुपीरियर फाइबर्स, आप यहां पर देखें, ठीक है। लिगामेंटम न्यूकी, एक्चुअली नेक में एक लिगामेंट होता है जो स्पाइन्स पे अटैच होता है, जिस कॉल्ड लिगामेंटम न्यूकी। मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहा, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो जो अपर फाइबर्स हैं ट्रेपीजियस के, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिटल बोन, न्यूक्लियर लाइन और सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा, ये सुपीरियर फाइबर्स। मिडिल फाइबर्स, अब सर्वाइकल 7 के नीचे आएंगे तो थोरेसिक 1 वर्टिब्रा होगा। मिडिल फाइबर्स दे आर अराइजिंग फ्रॉम द अपर 3 thoracic vertebrae, अपर 3 है, किसी ने कहा अपर 6 है, बहरहाल। एंड सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, अब इसको याद नहीं रखें, 3 thoracic spines, अपर thoracic spines, बस ये याद रखें। अपर thoracic spines, middle fibers, they are arising. Lower fibers, they are arising from the lower thoracic spine, T12 तक, ठीक है। Superior fibers, upper fibers from the occipital bone, from the C7 spine. Simple, सिर्फ आइडिया बने। Middle fibers from the upper thoracic spine और lower fibers from the lower thoracic spine up to T12. ये तीनों फाइबर्स जो हैं, they are converging towards laterally and they are inserted over where? कहां पर, मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप देखें, दे आर इंसर्टेड ओवर, ये देखें ये क्लेविकल जो है, यहां पर क्लेविकल एंटीरियरली प्रेजेंट है। क्लेविकल इज अटैच्ड टू द, मैंने आपको बताया एक्रोमिन प्रोसेस पे एपेक्स पे एक फेसेट है जहां पर क्लेविकल का लेटरल एंड आके मिलता है, एक्रोमिन क्लेविकुलर जॉइंट बनता है। क्लेविकल का लेटरल एंड आपने देखा होगा, मैंने वो पहले भी डिस्कस किया है कि क्लेविकल का जो लेटरल एंड है उसके 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेसेस है। जिस तरह से एक्रोमिन प्रोसेस फ्लैट है, उसके 2 सरफेसेस और 2 बॉर्डर्स हैं, तो क्योंकि लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल एक्रोमिन प्रोसेस से मिल रहा है तो उसको भी फ्लैट होना चाहिए उसी तरह से, क्योंकि अब कंटिन्यूटी बन रही है। तो उसके भी 2 सरफेसेस हैं, सुपीरियर इंफीरियर, 2 बॉर्डर्स हैं। अब लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल के 2 बॉर्डर कौन से, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल यहां पर आके मिलता है, ठीक है, यहां पर आके मिलता है। तो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल अगर ऐसे बनाए तो इसका एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। अब उस लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऐसे आके मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमिन प्रोसेस से मिलेगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमिन प्रोसेस से मिलेगा। और मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमिन प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज कंटिन्यूअस विथ द सुपीरियर लिप ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, ये सुपीरियर लिप है। So we have a segment which is formed by posterior border of the lateral end of the clavicle, medial border of the acromion process, and superior lip of the posterior border of the spine. Segment formed by posterior border of the lateral end of the clavicle, lateral end का posterior border, acromion process का medial border, and it is continuous with the superior lip of the posterior border of the spine. ये segment. This whole segment is for the attachment even up to the root of the spine. This whole segment is for the attachment of for the insertion of the trapezius muscle. अब आपके जो upper fibers हैं trapezius के, वो posterior border of lateral end of clavicle पे अटैच होते हैं। आपके जो middle fibers हैं वो अटैच होते हैं medial border of the acromion process and superior lip of the posterior border of the spine। और आपके जो lower fibers हैं they are attached to the root of the spine। इसीलिए रूट बताया था कि लोअर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस जो है वो दे आर अटैच्ड ओवर हियर रूट ऑफ द स्पाइन। तो 3 टाइप्स के फाइबर्स ये इंसर्शन है इनकी, ठीक है। तो ये हो गई इनकी इंसर्शन। अब इसके देखिए आप एक्शन, ये देखें, ये इस तरह से ये सेगमेंट बनी, ये क्लेविकल
का पोस्टीरियर बॉर्डर, लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल का पोस्टीरियर बॉर्डर, अब ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमिन प्रोसेस, और ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर लिप ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन अप टू द रूट ऑफ द स्पाइन। अब देखिए सुपीरियर जो फाइबर्स हैं, अपर फाइबर्स हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द क्लेविकल, middle fibers they are going towards the acromion and the superior lip of the posterior border of the spine, और lower fibers they are going to the root of the spine। ये देखिए root of the spine पे, ठीक है। तो ये है attachment। So we look at the action of this muscle। action क्या है? अब आप सीधा सीधा देखें यहाँ पर, what is the action of this muscle? इसके जो अपर फाइबर्स हैं, इसके जो अपर फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे? अपर फाइबर्स दे पुल स्केपुला अपवर्ड्स। ऊपर वाले फाइबर से क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्केपुला को ऊपर खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे। दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ द स्केपुला। एलिवेशन ऑफ द स्केपुला कैसे हो, कहां पर होती है? एलिवेशन ऑफ द स्केपुला, श्रगिंग ऑफ द शोल्डर, शोल्डर की श्रगिंग करते हैं ना, जो तकब्बुर से कभी कभी हम बोलते हैं ऐसे ऊपर, शोल्डर को ऊपर करते हैं। दिस श्रगिंग ऑफ द शोल्डर इज काज्ड बाय सुपीरियर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस। एलिवेशन ऑफ द स्केपुला होता है। मिडिल फाइबर्स क्या करते हैं? आप देखिए सीधे सीधे हॉरिजॉन्टली स्केपुला की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्केपुला को और मीडियल की तरफ, मिडलाइन की तरफ खींचेंगे। मिडलाइन की तरफ खींचेंगे तो इसका मतलब है कि स्केपुला पीछे की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ जाएगा। This is called the retraction of the scapula. Retraction means going towards the posterior aspect. ये कैसे होता है? जब ब्रेसिंग बैक ऑफ द शोल्डर, दोनों शोल्डर हम पीछे करते हैं या एक शोल्डर पीछे करते हैं, तो it is actually the retraction of the scapula. This is called by the middle fibers of the trapezius. Inferior fiber of the trapezius, जो रूट ऑफ स्पाइन पे अटैच है, ये क्या करेंगे? ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो रूट को नीचे लेके आएंगे, नीचे इस तरह से लेके आएंगे। नीचे लेके आएंगे मतलब ये कि आपका जो अपर मीडियल पार्ट है, मीडियल बॉर्डर का, वो नीचे आएगा। वो नीचे आएगा मतलब ये कि स्केपुला आपका जो है रोटेट हो जाएगा लेटरल की तरफ। लेटरल रोटेशन ऑफ द स्केपुला वो कैसे होगी? अब मैं आपको वो बताता हूँ। पहले तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि अपर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस दे काज एलिवेशन ऑफ द स्केपुला, जो श्रगिंग ऑफ द शोल्डर हम करते हैं। मिडिल फाइबर्स ऑफ द स्केपुला दे काज रिट्रैक्शन ऑफ द स्केपुला, जो स्केपुला को पोस्टीरियर की तरफ और ज्यादा मिडलाइन की तरफ लेके आता है, श्रगिंग और ब्रेसिंग बैक ऑफ द शोल्डर्स। और लोअर फाइबर्स ऑफ द स्केपुला दे आर एक्चुअली रोटेटिंग द स्केपुला लेटरली, रोटेटिंग द स्केपुला लेटरली। ठीक है, वो कैसे, वो क्यों होता है रोटेटिंग स्केपुला लेटरली? मैंने आपको पहले भी बताया कि स्केपुला स्टैटिक नहीं है। स्केपुला हैज नो डायरेक्ट आर्टिकुलेशन विद द एक्सियल स्केलेटन। बोनी आर्टिकुलेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। स्केपुला अगर एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट है तो बाय मींस ऑफ मसल्स, और जब हम मसल्स की बात करते हैं तो मूवमेंट जहन में आ जाती है। मींस के मूवमेंट मींस स्केपुला खुद मोबाइल है, खुद ही मूव कर रहा है। तो जब भी जैसे हिप जॉइंट पे हमने कंपैरिजन किया था, तो हिप जॉइंट पे मूवमेंट होती है, या तो फीमर मूव करे या तो हिप बोन मूव करे, कोई एक मूव करे। यहां पर क्या होता है, अगर ह्यूमरस मूव करता है तो उसके साथ स्केपुला भी मूव करेगा। ह्यूमरस अगर इस तरह मूव करे, कहा गया है कि विथ एवरी 3 degrees of movement at the shoulder, with every 3 degrees, 2 degrees are performed by the humerus, 1 degree is performed by the rotation or movement of the scapula. अगर आप इसको ह्यूमरस को लेटरली ले जाते हैं, 1 2, ये ह्यूमरस मूव हुआ, स्केपुला को कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा जो मूव इसने किया ना ह्यूमरस को, तो अब ह्यूमरस नहीं, ये स्केपुला को रोटेट करा रहा है लेटरली। तो आपकी जो गिलिनोइड फोसा जो लेटरली फेस कर रही है, ये ऊपर थोड़ी फेस करेगी। ठीक है, so this is lateral rotation of the scapula. Lateral rotation of the scapula is caused by inferior fibers of the trapezius as well as the superior fibers of the trapezius. Superior and inferior fibers दोनों lateral rotation, क्योंकि superior fibers जो clavicle पे अटैच है, वो जैसे ही clavicle पे अटैच है तो clavicle को उठाएंगे, तो clavicle के साथ acromion process भी कनेक्ट है ना, तो वो भी उठ जाएगा। तो ये जो लेटरल जो पार्ट है, अपर लेटरल पार्ट, ये ऊपर इस तरफ उठ जाएगा और ये मीडियली जाएगा,
और लोअर फाइबर्स क्या करेंगे, जो अपर मीडियल पार्ट है इसको लोअर डाउन और लेटरली लेके आएंगे। अपर फाइबर्स लेटरल पार्ट को ऊपर और मीडियल ले जाएंगे, लोअर फाइबर्स मीडियल अपर पार्ट को नीचे और लेटरली लेके आएंगे। तो इसके पूरा इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से। आगे एक फिगर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज लेटरल रोटेशन ऑफ द स्केपुला। लेटरल रोटेशन कब होती है? व्हेन वी परफॉर्म द ओवरहेड अबडक्शन। जब हम ओवरहेड अबडक्शन करते हैं ना, आपने आर्म को ऊपर हेड के ऊपर लेके आ गए आर्म को, दिस इज ओवरहेड अबडक्शन। दिस ओवरहेड अबडक्शन इज काज्ड बाय अपर एंड लोअर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस along with the serratus anterior। अगर आपको कल शायद बताया गया होगा, serratus anterior जिसका काम क्या है कि स्केपुला को फॉरवर्ड लेके आना, प्रोट्रैक्शन। मैं आगे वो आपको बताता हूं मूवमेंट्स ऑफ स्केपुला पे, मगर वो लेटरल रोटेशन ऑफ स्केपुला में भी serratus anterior मदद करती है। सो lateral rotation of the scapula, which actually is caused in the movement of overhead abduction। overhead abduction में lateral rotation of scapula होती है। It is caused by upper and lower fibers of the trapezius and the serratus anterior। ठीक है। और मिडिल फाइबर्स जो ट्रेपीजियस के हैं वो जो है वो स्केपुला को मिड लाइन की तरफ पोस्टीरियरली लेके आएंगे, मींस के रिट्रैक्शन ऑफ स्केपुला कराएंगे। ये हो गया इसके। ये दूसरी चीज ये है कि जो इसकी ओरिजिन हेड से है, यहां पर भी इसकी अगर आप इसकी इंसर्शन फिक्स कर दें, अब सेकंड रिएक्शन है। प्राइमरी रिएक्शन मसल का होता है टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन और टुवर्ड्स इट्स इंसर्शन। इंसर्शन में जो भी मूवमेंट होती है, दिस प्राइमरी रिएक्शन। अगर ओरिजिन पे मूवमेंट हो जाए तो दिस इज ओरिजिन पे अगर मूवमेंट हो जाए तो दिस इज सेकंड रिएक्शन। और सेकंड रिएक्शन क्या है कि आपका जो है वो ये हेड जो है, अगर ये कांटेक्ट करके ये जो ओरिजिन है अब जो ऑक्सीपिटल बोन से ट्रेपीजियस की हो रही है कांटेक्ट करे, तो इसको हेड को क्या करेगी, ये हेड को पीछे लेके आएगी। अब पीछे लेके आएगी तो डिपेंड करता है कि आया ये ट्रेपीजियस दोनों तरफ की एक्ट कर रही है या एक तरफ की एक्ट कर रही है। अगर एक तरफ की एक्ट कर रही है ट्रेपीजियस, तो ये हेड को इस तरफ लेके आएगी, इस तरफ। दिस इज कॉल्ड एज लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द हेड, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द हेड। मगर अगर दोनों तरफ की एक साथ कर रही है, राइट ट्रेपीजियस भी लेफ्ट ट्रेपीजियस भी, दोनों के अपर फाइबर्स, तो ये क्या करेगी कि हेड को पीछे की तरफ लेके आएगी। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ द नेक, हेड। Lateral flexion of the leg head, lateral flexion of the head is caused by एक साइड के one sided upper fibers of trapezius. Extension of the head is caused by upper fibers of both right and left trapezius. Lateral flexion is caused by one sided trapezius. Extension is caused by upper fibers of both trapezius. Okay, so these are the actions of. Another muscle is the levator scapulae, which arises from the transverse processes of upper cervical vertebrae. You can see here. डिटेल में नहीं जाए, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं। अपर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ये ट्रांसफर प्रोसेस जो एक्सटेंशन है, लेटरल ट्रांसफर प्रोसेस अपर सर्वाइकल वर्टिब्री के से ये ओरिजिन ले रहे हैं, ये एंड इट इज इंसर्टेड ओवर द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन। अब जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे ना, अब वो काम के हैं, अब आप ध्यान में रखें। इट इज इंसर्टेड ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला बिटवीन सुपीरियर एंगल एंड रूट ऑफ द स्पाइन। ये सुपीरियर एंगल और रूट ऑफ स्पाइन के बीच में जो मीडियल बॉर्डर का पार्ट है, ये पोस्टीरियर सरफेस पे, यहां पर ये इंसर्ट होती है ये मसल। अब इस मसल को नाम क्या दे, क्योंकि ये ऊपर से ऐसे आ रही है, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या करेगी, ये स्केपुला को ऊपर लेके जाएगी, एलिवेशन ऑफ द स्केपुला। तो इसको नाम दिया गया लेवेटर scapulae. It elevates the scapula, so it is called as levator scapulae. Levator scapulae causes elevation of the scapula along with the upper fibers of trapezius. Okay, levator scapulae. फिर ये दो और मसल्स आ गई which are rhombus shapes. Rhombus shape. एक छोटी है माइनर, एक बड़ी है मेजर। प्लीज बेटा अपने माइक बंद कर दें, इतनी मैंने रिक्वेस्ट की आपको काइंडली।
अपर एक दो हैं, ये जो छोटी हैं, ये एक ऊपर है एक नीचे है। These are called रोम्बस शेप है, तो इनको रोम्बॉइड्स कहा गया, रोम्बॉइड। ये देखिए रोम्बॉइड। अब एक बड़ी है एक छोटी है, एक मेजर है एक माइनर है। ऊपर कौन सी चाहिए, नीचे कौन सी चाहिए? अब ये चीज जो बड़ा होता है वो सपोर्ट करता है, इसीलिए वो कहता है कि मैं नीचे रहता हूं, तुम ऊपर हो जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो छोटे वाला ऊपर होता है, तो रोम्बॉइडिस माइनर इज अपर, रोम्बॉइडिस मेजर इज लोअर। रोम्बॉइडिस माइनर जो है वो अटैच होती है स्पाइन ऑफ द C7 और T1। ये देखिए स्पाइन ऑफ द C7 और T1 से ये ओरिजिन लेके रोम्बॉइडिस माइनर, और इट इज इंसर्टेड ओवर द रूट ऑफ द स्पाइन। अब आ गया ना जो तीन पार्ट्स हैं मिडिल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला के, तीन पार्ट्स जो मैंने बताए थे। एक पार्ट सुपीरियर एंगल और रूट ऑफ स्पाइन के बीच में जहां पर लेवेटर स्कैपुला अटैच होती है, दूसरा रूट ऑफ स्पाइन जहां पर ये रोम्बॉइडिस माइनर की इंसर्शन, और तीसरा रूट ऑफ स्पाइन और इंफीरियर एंगल के बीच में ये जो है जहां पर रोम्बॉइडिस मेजर की इंसर्शन। तो रोम्बॉइडिस माइनर टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द स्पाइन्स ऑफ C7 एंड T1, दो वर्टिब्रा की स्पाइन से, एंड इंसर्टेड ओवर रूट ऑफ द स्पाइन। रोम्बॉइडिस मेजर, अब ये बड़ी है, ये कहेगी कि तुमने 2 से लिए, मैं 4 से लूंगी, तो T2 to T5, T2 to T5 से ये ओरिजिन लेगी स्पाइन से, and it is inserted over the medial border of the scapula between root of spine and inferior angle, root of the spine or inferior angle। ठीक है, तो this is the insertion of the rhomboides major। ये करेंगी क्या दोनों, क्योंकि ये horizontal है, just like the horizontal fibers, transverse fibers of middle fibers of trapezius। लेवेटर स्केपुली है अपर फाइबर्स, लाइक अपर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस। तो अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस और लेवेटर स्केपुली का फंक्शन सेम, एलिवेशन ऑफ द स्केपुला। रोम्बॉइडिस मेजर और रोम्बॉइडिस माइनर, दे आर लाइक द ट्रांसवर्स फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस। मिडिल फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस क्या करते हैं, वो स्केपुला को मिड लाइन की तरफ पोस्टीरियर लेके आते हैं, क्योंकि मींस के रिट्रैक्शन ऑफ द स्केपुला। तो फिर ये रोम्बॉइडिस मेजर और माइनर ये भी क्या करेंगे, ये भी सेम एक्शन, just like the middle fibers of the trapezius, they are the retractors of the scapula, causing retraction of the scapula। ठीक है, पांचवी जो बड़ी मसल्स है, this is called as the latissimus dorsi। This latissimus dorsi arises from the thoracic spines, lower 6 thoracic spines, T7 से T12 तक। लंबर स्पाइन से भी इंसर्शन लेगी, पर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, थ्रू सम फेशिया। उसको याद करें, थोरैकोलम्बर एपोनेुरिसिस, थोरैकोलम्बर फेशिया उसको कहते हैं, याद करें ना करें इट्स ओके। थोरैसिक स्पाइन से लेंगे सॉरी, देन डायरेक्टली थोरैसिक स्पाइन से, इनडायरेक्टली लंबर स्पाइन से, लोअर डाउन इट इज इंसर्टेड ओवर द इलियम बोन, हिप बोन का जो अपर पार्ट है इलियम बोन, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इलियम बोन। एंड फिर ये जो थोरेसिक स्पाइन से अगर ले रही है, लोअर थोरेसिक स्पाइन से ओरिजिन ले रही है, तो लोअर थोरेसिक स्पाइंस में थोरेसिक वर्टिब्रा मींस के रिब्स अटैच ही थोरेसिक वर्टिब्रा पे है, ना तो सर्वाइकल पे है ना तो लंबर पे है, तो मींस के रिब्स, तो ये लोअर 4 रिब्स से भी ओरिजिन लेगी। ये वाली latissimus dorsi originates from the lower 6 thoracic spine directly, indirectly lumbar spines through thoracolumbar aponeurosis or fascia, from the iliac crest, from the lower 4 ribs। ये सारी की सारी origin, wider origin, and then it has also origin from the inferior angle of the scapula। यहाँ से inferior angle of the scapula, directly from the lower 6 thoracic spines, indirectly lumbar spines, iliac crest, lower 4 ribs, inferior angle of the scapula। Now it goes laterally। अब ये देखिए इसका upper margin और ये इसका lower margin, ठीक है, ये upper margin और ये lower margin। When it reaches laterally at the axilla पे जब ये पहुंचती है तो twist हो जाती है, ये घूम जाती है, तो क्या होता है कि इसका upper lower हो जाएगा, lower upper हो जाएगा, घूम जाएगी। यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, कहीं और फिगर होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ट्विस्ट हो जाती है, क्यों ट्विस्ट हो जाती है?
क्यों घूम जाती है? आप देखें ये सिंपल सीधी सी शीट हो तो थिन होगी, अगर ट्विस्ट हो जाएगी तो ये डबल हो जाएगी, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, तो इट फॉर्म्स अ फोल्ड here on the posterior aspect of the axilla, so it is called as posterior axillary fold. So you might be asked somewhere how the posterior axillary fold is formed. You can say that posterior axillary fold is formed by the latissimus dorsi. Okay, यहाँ पर then it is inserted over the humerus, anterior aspect of the upper part of the humerus. Upper part of the humerus के anterior aspect पे ये जाके insert हो जाएगी. अब इसके एक्शन क्या है? आप देखें यहां से लेके ये यहां तक जा रही है, ये क्या करेगी? ह्यूमरस यहां पर है, ये कांटेक्ट करेगी तो ह्यूमरस को लेके आएगी इस तरफ, कहां? मिडलाइन की तरफ. ह्यूमरस मिडलाइन में आया मींस कि आर्म मिडलाइन की तरफ आएगी, दिस इज कॉल्ड एज एडक्शन. अब मैं एक और आपको चीज बताता हूं, आपके एंटीरियर पे ऐसी ही एक मसल है which is also inserted over the anterior part of the upper end of the humerus, pectoralis major. जो मैंने आपको बताया था हाँ उसमें कि ये pectoralis major attach anterior part of the upper end of the humerus, anteriorly pectoralis major, posteriorly latissimus dorsi. ये दोनों क्या करेंगी? दोनों ह्यूमरस को, आर्म को मिडलाइन की तरफ लेके आएंगे. एडक्शन, एडक्शन, एडक्शन ऑफ द आर्म, एक फंक्शन ये दोनों का, पेक्टोरस मेजर का भी, लेटिसिमस डॉर्सी का भी. फिर because these both muscles they are attached to the anterior aspect of the upper end of the humerus. बेटा प्लीज माइक बंद कर दें, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं. Whatever the muscles attached to the anterior end of the upper end of the humerus, they all are the medial rotators. तो ये पेक्टोरस मेजर भी वहीं पर अटैच है, लेटिसिमस डॉर्सी भी वहीं पर अटैच है. एक तो इन्होंने दोनों ने एडक्शन कराया, पेक्टोरस मेजर पेक्टोरल रीजन की मसल से, मगर मैं आपको आइडिया देता हूं ताकि आपको समझ में. दोनों ने एडक्शन कराया, दोनों क्योंकि अपर एंड ऑफ ह्यूमरस के एंटीरियर पे अटैच है, दो बोथ आर मीडियल रोटेटर्स, दोनों ने मीडियल रोटेशन कराई. अब इससे ज्यादा अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो एंटीरियर पे पेक्टोरस मेजर है तो वो आर्म को आगे लेके आएगी, दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ द आर्म. अगर पोस्टीरियर पे है लेटिसिमस डॉर्सी, अगर लेटिसिमस डॉर्सी पोस्टीरियर पे है तो पोस्टीरियर पे ये क्या करेगी कि ये आर्म को पीछे लेके आएगी, दिस इज द एक्सटेंशन. अब आप देखिए दोनों को कंपेयर करें, पेक्टोरस मेजर और लेटिसिमस डॉर्सी को. लेटिसिमस डॉर्सी एडक्टर, पेक्टोरस मेजर एडक्टर, लेटिसिमस डॉर्सी एडक्टर. पेक्टोरस मेजर मीडियल रोटेटर्स, लेटिसिमस डॉर्सी मीडियल रोटेटर. पेक्टोरस मेजर आगे प्रेजेंट है, आर्म को आगे लेके आएगी तो फ्लेक्शन कराएगी आर्म की, और लेटिसिमस डॉर्सी पीछे है, आर्म को पीछे लेके आएगी तो एक्सटेंशन. ये डिफरेंस है. दूसरी चीज ये कॉमन दोनों में है, ये है प्राइमरी एक्शन टुवर्ड्स द इंसर्शन. मैंने कहा ना इंसर्शन पे. दूसरी चीज ये कि इनका सेकेंडरी एक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि ये ट्रंक पे अटैच है, एक्सियल स्केलेटन पे अटैच है. तो जब हम इसकी इंसर्शन फिक्स करेंगे, क्या आर्म फिक्स करेंगे, कैसे? हम किसी चीज को ऊपर पकड़ते हैं, हम किसी दरख्त को पकड़ते हैं, ट्री को, या कहीं पर दीवार को पकड़ते हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं. तो आपने जब पकड़ा तो आपकी आर्म फिक्स हो गई, मींस के इन दोनों मसल्स की इंसर्शन फिक्स हो गई. अब इनकी ओरिजिन मूव करेगी, क्या कि दोनों की ओरिजिन ट्रंक से है, एक्सियल स्केलेटन, तो दोनों क्या करेंगी, ट्रंक को ऊपर उठाएंगी. ऊपर उठाएंगी तो आप ऊपर चढ़ेंगे, आपका ट्रंक ऊपर खींचेगा. ठीक है, तो दे आर द क्लाइंबिंग मसल, बोथ पेक्टोरस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्सी, दे बोथ आर क्लाइंबिंग मसल्स. ठीक है. एक और स्पेशल एक्शन ये है कि दिस लेटिसिमस डॉर्सी इज अटैच्ड टू द रिब्स, लोअर रिब्स. तो जब ये प्रेशराइज करेगी यहां पर, एक्चुअली इट प्रेसेस द रिब्स, तो ये क्या करेगी कि इट एक्चुअली हेल्प्स इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन. फोर्सफुल एक्सपायरेशन जैसे स्नीजिंग है, कफिंग है, ये लेटिसिमस डॉर्सी उस पे भी हेल्प करती है. ठीक है, आप यहां पर देखें, ये इनके एक्शन है. ये इसको एडक्शन कराएगी, ये पेक्टोरस मेजर, ये देखें आगे पेक्टोरस मेजर, पीछे लेटिसिमस डॉर्सी. एडक्शन कराएंगी, मीडियल रोटेशन भी कराएंगी, दोनों एक्शन सेम, मगर क्योंकि पेक्टोरस मेजर आगे है तो वो फ्लेक्शन कराएगी, लेटिसिमस डॉर्सी पीछे है तो वो एक्सटेंशन करवाएगी. ठीक है, ये खत्म हो गया.
अच्छा, नर्व्स कौन सी हैं यहाँ पर स्कैपुलर रीजन में? स्कैपुलर रीजन में वी हैव, एक वो नर्व है जो रन्स ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, इसीलिए इसको कहते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। द डॉर्सल स्कैपुलर नर्व व्हिच arises from the brachial plexus, डिस्कस होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि कहां से अराइज होती है। इट रन्स ऑन द मीडियल बॉर्डर, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। तो इसके जो रास्ते में जो भी नर्व्स, जो भी मसल्स आएंगी, कौन सी मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे कौन सी अटैच है? आपकी लेवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडिस मेजर और रोम्बोइडिस माइनर। मोस्टली दे आर ऑल सप्लाइड बाय द डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व इज सप्लाइंग these muscles, so running towards here from this, and you can see here another nerve, suprascapular nerve, it's also present here. Suprascapular nerve which also arises from the brachial plexus, comes from the brachial plexus. कहां से? जब होगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये सुप्रास्कैपुलर नॉच है। ये देखिए रूट ऑफ कोरोकाइड, बेस ऑफ कोरोकाइड प्रोसेस पे के और ये सुपीरियर बॉर्डर के बीच में ये जो नॉच बनती है सुप्रास्कैपुलर नॉच, अगर इस पे लिगामेंट अटैच हो गया तो अब ये नॉच कन्वर्ट हो गई फोरामिन में, सुप्रास्कैपुलर फोरामिन। अब इस यहां से न्यूरोवेस्कुलर बंडल पास होता है। एक स्ट्रक्चर नर्व और आर्टरी, देखिए एक स्ट्रक्चर इसके डीप में से पास होता है, मींस के फोरामिन से पास होता है, एक लिगामेंट के डीप में से, एक लिगामेंट के ऊपर पास होता है। अब कौन सा होना चाहिए, डीप में से कौन सा ऊपर? देखें, नर्व और आर्टरी को कंपेयर करें तो हार्ड कौन सा स्ट्रक्चर है? हार्ड है नर्व, आर्टरी है सॉफ्ट। तो जो हार्ड है वो प्रेशर सस्टेन कर लेगी, इसीलिए नर्व हैज टू पास डीप टू दिस लिगामेंट, मींस थ्रू दिस फोरामिन, सुप्रास्कैपुलर फोरामिन, और आर्टरी जो है इसके सुपरफिशियल पास करे ताकि इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर ना हो जो इसको कंप्रेस करे, नहीं तो ब्लड सप्लाई लॉस हो जाएगी। So they are passing from here, suprascapular artery and suprascapular nerve. Then they are passing through infrascapular or spinogylidoid notch. ये पहले इससे पास होती है suprascapular notch से. They are lying over here. They are lying over here in the supraspinous fossa. Then it passes through. Then they both are passing through the spinogylidoid notch and they come to lie in the infraspinous fossa. तो ये सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है पहले सुप्रास्कैपुलर फोसा में है, तो जो यहाँ पर मसल है सुप्रास्पाइनस फोसा में, सॉरी सुप्रास्पाइनस फोसा में है, तो यहाँ पर सुप्रास्पाइनस मसल होती है जो उसको सप्लाई करेगी। उसके बाद ये इसके थ्रू पास होके इंफ्रास्पाइनस फोसा में आएगी, यहाँ पर मसल है इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ये उसको सप्लाई करेगी, सॉरी। और इसी तरह ये आर्टरी यहाँ पर आएगी। These are the nerves, they are present here. You can see here we have the dorsal scapular nerve supplying the levator scapulae, rhomboides minor, rhomboides major, and then spinal part of the accessory nerve. This is lying here. Accessory nerve is actually the cranial nerve, 11th cranial nerve. It has cranial part and a spinal part. We're not concerned here with this cranial part, but spinal part, it lies here. It is actually supplying the trapezius muscle. Trapezius muscle is supplied by spinal part of the accessory nerve. One of the nape muscle, sternocleidomastoid, you are not concerned with that. Don't be confused with that. आप इसमें परेशान नहीं. Also supplied by spinal part of the accessory nerve. It is supplying here to the trapezius muscle. ठीक है. And then you can see this suprascapular nerve and suprascapular artery. They pass through the suprascapular notch. Then the infrascapular or spinogylidoid notch. और ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व आपकी है, ये जो है ये सप्लाई कर रही है लेवेटर स्कैपुली को, रोम्बोइडिस माइनर को, रोम्बोइडिस मेजर को। ये सुप्रास्कैपुलर नर्व और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी यहाँ से ये पास हो रही है। दीज आर आल्सो प्रेजेंट हियर इन दिस, ठीक है। ये देखें ये ब्रेकियल प्लेक्सस आ रही है, सुप्रास्कैपुलर नर्व डीप टू द suprascapular ligament पास हो रही है फोरामिन से, और आर्टरी सुपरफिशियल टू द suprascapular ligament, ठीक है। देन दे कम टू लाई हियर इन द, अच्छा
दूसरा ये कि यहाँ पर स्पेसेस बनती हैं छोटी छोटी, ये जब नेक्स्ट में मैं मसल्स आपको बाकी जो डिस्कस करेंगे स्कैपुलर रीजन की, हमने 5 कर दी हैं, 2 पेक्टोरल रीजन की ऑलरेडी हो चुकी हैं, 7 हो चुकी हैं, 10 मसल्स हैं, 10 में से एक नेक में जाती है हाइट बोन की तरफ, बाकी 9 मसल्स जो हम बाद में डिस्कस करेंगे तो उनमें ये एक्सिला में स्पेसेस बनती हैं। दीज आर स्पेसेस ऑफ एक्चुअली स्कैपुलर रीजन। इनको एक्सिला में भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि एक्सिला इज क्लोज टू द स्कैपुलर रीजन, तो एक्सिलरी रीजन में भी एक जो स्पेस है वो ये क्वाड्रेंगुलर शेप है, इसलिए इसको क्वाड्रेंगुलर कहते हैं। 2 जो हैं वो ट्रायंगुलर है। अब इसको रिलेट करें तो एक ऊपर है तो अपर ट्रायंगुलर है, एक नीचे है तो लोअर ट्रायंगुलर है। अब ये कैसे बनती हैं, कौन सी मसल्स बनाती हैं, ये मसल्स जो है ये शॉर्ट मसल्स हैं, ये हम जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, मसल्स ऑफ द बैक, मैं उसमें डिस्कस करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्पेसेस कैसे बनती हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये स्पेसेस बनती हैं, वी विल डिस्कस। अच्छा, ये कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं जो मैं इसको आपको बता रहा हूं। इसमें डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है, एक और नर्व जाती है थोरेकोडॉर्सल नर्व, सॉरी मैं वो आपको बताना भूल गया, थोरेकोडॉर्सल नर्व व्हिच इज अ ब्रांच अगेन ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अभी ब्रेकियल प्लेक्सस हुआ नहीं तो मैं आपको उसको, ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज होती है थोरेकोडॉर्सल, नाम ही इसका बता रहा है कि इट इज रनिंग ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेक्स, क्योंकि ये लंबा रूट करती है, इट इज ए लॉन्ग रूट ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेक्स, इसीलिए इसको कहते हैं डॉर्सल लॉन्ग थोरेस, सॉरी थोरेकोडॉर्सल नर्व, थोरेकोडॉर्सल नर्व। ये नर्व जो है लॉन्ग कोर्स करती है क्योंकि जो सबसे बड़ी मसल नीचे पड़ी हुई है latissimus dorsi, it has to supply to that muscle. Thoracodorsal nerve is supplying the latissimus dorsi muscle. ठीक है, latissimus dorsi muscle is supplied by thoracodorsal nerve. ये है thoracodorsal nerve. इंफीरियर पार्ट ऑफ एक्सिला में जो है सर्जरी अगर हो जाए तो चांसेस हैं कि थोरेकोडॉर्सल नर्व डैमेज हो जाए। अगर थोरेकोडॉर्सल नर्व डैमेज हो जाए तो लेटिसिमस डॉर्सी मसल आपकी जो है वो इंजर हो जाएगी, मतलब उसकी वीकनेस हो जाएगी और या पैरालिसिस हो जाएगी। जब भी कोई नर्व सप्लाई लॉस होती है तो मसल पैरालाइज हो जाती है। मसल को अगर नर्व सप्लाई लॉस हो जाए तो पैरालाइज हो जाती है। मसल को अगर ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए तो एट्रोफी हो जाती है। ट्रॉफ मींस स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो एबनॉर्मल हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नर्व की बात कर रहे हैं हम, तो नर्व सप्लाई अगर लॉस हो गई तो पैरालिसिस हो गई, तो क्या हो गया कि वो जो है हम क्लाइंबिंग में हमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम ऊपर खींच नहीं सकेंगे ट्रंक को, क्योंकि ट्रंक को खींचनी दोनों, मैंने आपको बताया था ना, इसीलिए बताया था कि आपको समझ में आ जाए। आगे से पेक्टोरस मेजर प्रेशर डालती है, पीछे से लेटिसिमस डॉर्सी, कोई एक मसल वो बड़ी वीक होती है, वो इतना प्रेशर नहीं कर सकती सस्टेन। दोनों मसल जब एक टाइम पे, आगे से पेक्टोरस मेजर, पीछे से लेटिसिमस डॉर्सी, दोनों एट अ टाइम जब एक्ट करती हैं तो दोनों ट्रंक को उठाती हैं। वो पीछे से प्रेशर डालती है, फोर्स डालती है लेटिसिमस डॉर्सी, और पेक्टोरस मेजर जो है आगे से फोर्स डालती है। ठीक है, तो ये जो क्लाइंबिंग में ये प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द लेटिसिमस डॉर्सी मसल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व जो सप्लाई करती है आपको जो है ट्रेपेजियस को, ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है जो सप्लाई करती है लेवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडिस माइनर और रोम्बोइडिस मेजर को। ठीक है, another is component of the scapular region is the arteries. Arteries, they are lying around the scapula. In the scapular region, they are lying around the scapula. Around the scapula means okay, they are following 3 borders of the scapula: superior border, medial border और lateral border. अच्छा, superior border में को जो follow करती है artery, this is called a suprascapular artery. It arises from the subclavian artery. Subclavian artery का एक पार्ट है थायरोसेरेब्रल ट्रंक, बट डोंट गो इन डिटेल ऑफ दैट। आप सिर्फ ये कहें कि सबक्लेवियन आर्टरी, क्योंकि सबक्लेवियन आपको याद इसलिए करनी है कि सबक्लेवियन, इट इज लाइंग बिलो द क्लेविकल, इट इज लाइंग बिलो द क्लेविकल, एंड दिस सबक्लेवियन
कंटिन्यू एज एक्सिलरी आर्टरी जो हम पढ़ेंगे, जो इनिशियल आर्टरी है इस रीजन की, एक्सिलरी आर्टरी किसी की ब्रांच नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी। ठीक है, तो supraस्केपुलर आर्टरी arises from the subclavian artery and goes downwards in the scapular region, passes through the suprascapular, not through but over the suprascapular ligament, उसके superficial ये pass होती है, come to lie in the supraspinous fossa, इस supraspinous fossa में पहले आती है, फिर ये जाती है lateral की तरफ and it passes through the infrascapular notch या spinoglinear notch, उसके pass होके it comes to lie in the infraspinous fossa। ठीक है, ये आपकी सुप्रास्केपुलर आर्टरी जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला को फॉलो करके फिर ये आती है डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्केपुला पे, पहले सुप्रास्पाइनस फोसा, फिर थ्रू पैसेज ऑफ स्पाइनोग्लिनोइड नॉच टू द इंफ्रास्पाइनस फोसा। दूसरी आर्टरी जो है which follows the medial border, again it comes from the subclavian artery, which is the parent artery of the axillary artery. Now it comes to lie on the superior angle, it follows the medial border, goes downwards towards the inferior angle, ये इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तीसरी आर्टरी जो है वो जो follows the lateral border, superior border में आ गई suprascapular आर्टरी और medial border में आपकी आ गई ये आर्टरी जो एक्चुअली, अब इस आर्टरी को हम नाम क्या देंगे, क्योंकि ये ट्रांसवर्सली रन करती है, ये उस आर्टरी से अराइज होती है जो सर्वाइकल रीजन में नेक में ट्रांसवर्सली रन करती है, ट्रांसवर्स रन करती है, इसीलिए उसको कहते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। उस ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, एक सुपरफिशियल डीप ब्रांच, ये डीप ब्रांच है, डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। मगर क्योंकि मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पे डॉर्सल स्केपुलर नर्व्स आती है जो लेवेटर स्केपुली, रोम्बोटिस माइनर, रोम्बोटिस मेजर को सप्लाई करती है, तो ये उसी के साथ साथ रन करती है ये आर्टरी, ये देखिए इसी के साथ साथ रन करती है, इसीलिए इस आर्टरी को नाम दिया गया डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी। एक सुप्रास्केपुलर आर्टरी जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला को फॉलो करती है, एक डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी व्हिच इज ब्रांच ऑफ अगेन द सबक्लेविन आर्टरी which follows the medial border of the scapula accompanying the dorsal scapular nerve. Dorsal scapular nerve और dorsal scapular artery दोनों रन करती हैं on close to the medial border of the scapula। ठीक है, up to the down to the inferior angle। lateral border of scapula पे जो आर्टरी आती है, अब ये यहाँ पर आप क्योंकि laterally चले गए तो अब सबक्लेविन आर्टरी तो यहाँ तक महदूद होगी ना, अब तो आप एक्सिला की तरफ आ गए laterally, तो एक्सिला में हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है, तो लेटरल बॉर्डर पे जो ब्रांच जो आर्टरी आएगी इट इज द ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी आपके साथ डिस्कस हो चुकी होगी कि एक्सिलरी आर्टरी इज कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेविन आर्टरी, देन बाय द पैसेज ऑफ बाय द क्रॉसिंग ऑफ पेक्टोरस माइनर जब इसको क्रॉस करती है तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है पेक्टोरस माइनर के प्रॉक्सिमल होता है, सेकेंड पार्ट जिसके ऊपर से पेक्टोरस माइनर गुजरती है, थर्ड पार्ट जो उसके पेक्टोरस माइनर के डिस्टल होता है। तो दिस आर्टरी व्हिच follows the lateral border of the scapula, it arises from the third part of the axillary artery and it is following the lateral border but costal aspect, anterior aspect of the lateral border इस पे lie करती है, anterior aspect पे। तो anterior aspect of the scapula को हमने कहा, जो anterior aspect of the scapula है वो जो फोसा बनता है इसको कहा सबस्केपुलर फोसा, इसी वजह से ये आर्टरी क्योंकि एंटीरियरली लाई कर रही है इसीलिए लेटरल बॉर्डर के एंटीरियरली लाई कर रही है, सबस्केपुलर फोसा के क्लोज है, तो इट इज कॉल्ड एज सबस्केपुलर आर्टरी, दिस इज सबस्केपुलर आर्टरी। तो ऊपर से सुप्रास्केपुलर आर्टरी, मीडियल से आपकी डॉर्सल स्केपुलर और ये लेटरल से आपकी सबस्केपुलर, ये तीनों आर्टरीज तीनों बॉर्डर्स को फॉलो करती है और ये मुख्तलिफ ब्रांचेस देती हैं। ब्रांचेस देने का मकसद क्या है, ब्रांचेस देने का मकसद क्या है कि ये अब ये क्या करती हैं कि ये अपनी ब्रांचेस सुप्रास्पाइनस फोसा में भी देती हैं, इंफ्रास्पाइनस फोसा में भी देती हैं, तीनों। आप देखें ना, ये सुप्रास्पाइनस फोसा में ये सुप्रास्केपुलर ने ब्रांच दी, डॉर्सल स्केपुलर ने दी, सबस्केपुलर यहाँ से ब्रांचेस के पास हो गई, यहाँ पे आ गई,
एनास्टोमोसिस बन गया, आपस में इनका जोड़ बन गया, ये आपस में मिलके एनास्टोमोसिस क्या है? एनास्टोमोसिस इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, चाहे नर्व्स हो उसके भी एनास्टोमोसिस हो जाती है, आर्टरीज हो उसके, नर्व की एनास्टोमोसिस को हम प्लेक्सस कहते हैं, ये आर्टरीज को हम एनास्टोमोसिस कहते हैं, दिस इज एनास्टोमोसिस। फिर ये सुप्रास्किपुलर आर्टरी स्पाइनोग्लिनोइड नाच के थ्रू इंफ्रास्पाइनस फोसा में आ गई, तो यहाँ पर सबस्किपुलर ने ब्रांच दी, यहाँ पर डॉर्सल स्किपुलर ने ब्रांच दी, यहाँ पर एनास्टोमोसिस बन गया। एनास्टोमोसिस ऑफ द स्किपुला, स्किपुला पे एनास्टोमोसिस 6 जगह पे बनता है, एक सुप्रास्पाइनस फोसा में, तीनों ने ब्रांच दी, सुप्रास्किपुलर, डॉर्सिस्किपुलर, सबस्किपुलर, ये नाम याद रखें। फिर ये सुप्रास्किपुलर थ्रू स्पाइनोग्लिनोइड नाच इंफ्रास्पाइनस फोसा में आ गई, यहाँ पर खुद ये सुप्रास्किपुलर, यहाँ से सबस्किपुलर लेटरल से और मीडियल से डॉर्सल स्किपुलर, इन्होंने ब्रांचेस दी, यहाँ पर इंफ्रास्पाइनस फोसा में एनास्टोमोसिस बना, ये दूसरा एनास्टोमोसिस। तीसरा एनास्टोमोसिस इंफीरियर एंगल पे, ये सुप्रास्किपुलर आ गई, सबस्किपुलर ने ब्रांच दी और डॉर्सल स्किपुलर ने ब्रांच दी, इंटरकॉस्टल जो लोअर हैं 7th या 8th जो है वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन देगी और वो यहाँ पर एनास्टोमोसिस बनाएंगी, दिस इज थर्ड एनास्टोमोसिस। ठीक है, चौथा एनास्टोमोसिस ये आगे की तरफ भी ब्रांचेस देगी, ये सुप्रास्किपुलर, जब ये सुप्रास्किपुलर नाच से क्रॉस होती है ना, इससे पहले ये एंटीरियरली भी ब्रांच देती है, एंटीरियरली भी ब्रांच देती है ये, ठीक है, तो वो सबस्किपुलर फोसा में आ जाएगी और ये दोनों भी ब्रांचेस देंगी सबस्किपुलर फोसा में, सबस्किपुलर फोसा में एनास्टोमोसिस बन गया, ये चौथा एनास्टोमोसिस। पांचवा, सबस्किपुलर फोसा में नीचे की इंफीरियर एंगल के एंटीरियर एस्पेक्ट पे, वहां पर भी ये तीनों ब्रांचेस देंगी और ये एनास्टोमोसिस बन गया, ये पांचवा। छठा एक्रोमेन प्रोसेस पे आप देखेंगे सुप्रास्किपुलर और ये सबस्किपुलर यहाँ से, मगर सबस्किपुलर एक्चुअली नहीं देते, ये एक्सिलरी आर्टरी देती है, डॉर्सल स्किपुलर इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती, सुप्रास्किपुलर कंट्रीब्यूट करती है। और काइंडली माइक ऑफ कर दे प्लीज, ये यहाँ पर देती है और इससे जो है आपको बताया गया होगा एक्सिलरी आर्टरी में से कि एक्रोमियल और डेल्टॉइड ब्रांचेस ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, मैंने बताया 3 पार्ट्स हैं एक्सिलरी आर्टरी के, फर्स्ट पार्ट उससे एक ब्रांच निकलती है, सेकेंड पार्ट उससे 2 ब्रांचेस निकलती है, थर्ड पार्ट उससे 3 ब्रांचेस निकलती है। तो सेकेंड पार्ट जिससे दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक थोरेको एक्रोमियल आर्टरी, दूसरी लेटरल थोरेसिक आर्टरी। प्लीज यार माइक ऑफ कर दे। सेकेंड पार्ट से जो थोरेको एक्रोमियल आर्टरी निकलती है उसकी 2 ब्रांचेस, एक्रोमियल ब्रांच और डेल्टॉइड ब्रांच, ये दोनों पार्टिसिपेट करती है एक्रोमेन प्रोसेस पे। बेटा काइंडली माइक ऑफ कर दे, आप नहीं सुन रहे क्या? ओके, तो ये एक्रोमेन प्रोसेस पे एनास्टोमोसिस बन गया। इतनी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तब भी आप लोग नहीं सुन रहे। ठीक है, ये एनास्टोमोसिस का मतलब क्या है? बस अब मैं खत्म करने जा रहा हूं लेक्चर को। एनास्टोमोसिस का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपकी सबक्लेवियन आर्टरी और आपकी एक्सिलरी आर्टरी की आखिरी पार्ट, इन दोनों के बीच में एक बाईपास चैनल बन गया कि कभी अगर कहीं पर डैमेज हो गया एक्सिलरी आर्टरी को, तो आप इसको यहाँ पर बंद कर दें, टाई कर दें, आपका ब्लड यहाँ से नहीं जाएगा, आपका ये जो बाईपास चैनल एनास्टोमोसिस ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी से इस एनास्टोमोसिस के थ्रू थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के से आर्म में चला जाएगा और आर्म को सप्लाई रुकेगी नहीं। ये बाईपास चैनल, जहां पर भी एनास्टोमोसिस बनता है एक्चुअली ये एनास्टोमोसिस बाईपास चैनल बनता है जो ये सप्लाई करती है। ठीक है, ये स्पेसिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी ये 2 ट्रायंगल्स बनते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन और ट्रायंगल, आप देखें यहाँ पर ये जो है नीचे ये ट्रायंगल बनता है, लोअर जो है हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ऑफ लेटिसमस डॉर्सी, ये देखें ये 7th इंटरकॉस्टल स्पेस, 6th और 7th रिब के बीच में 6th इंटरकॉस्टल स्पेस पे ये बनता है। ये देखें हॉरिजॉन्टल फाइबर्स ऑफ लेटिसमस डॉर्सी इंफीरियरली, सुपीरियर मीडियली फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस और मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, यहाँ पर
lateral border of the trapezius, or superiormedially lateral fibers of the trapezius, superiorlaterally medial border of the scapula यहां पर, ठीक है। ये ट्राइंगल यहां पर बनता है, ट्राइंगल का जो लोअर बॉर्डर है इट इज फॉर्म्ड बाय द सुपीरियर फाइबर्स ऑफ द लेटिसमस डॉर्सी, उसका जो मीडियल बॉर्डर इट इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस, उसका जो लेटरल बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड अ ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, क्योंकि यहां पर जब स्टेथोस्कोप रखते हैं, जो ऑस्कल्टेट करते हैं हम साउंड्स जो रेस्पिरेशन के, तो हमें लगता है कि बिल्कुल स्टेथोस्कोप इज क्लोज टू द लंग्स। अब इंटरकॉस्टल स्पेसेस है और लंग्स है, तो इसीलिए यहाँ पर साउंड्स जो है वो क्लियर सुनाई देते हैं। इसीलिए जो है लोअर लोब ऑफ द लंग्स यहाँ पर प्रोमिनेंट होता है, और यहाँ पर क्लियरली साउंड आपको जो है, और वो बेस होता है, नीचे साउंड ज्यादा मिलते हैं, तो आपका लंग साउंड जो है रेस्पिरेटरी साउंड्स यहाँ पर क्लियर मिलते हैं। इसीलिए ऑस्कल्टेशन यहाँ करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ठीक है, ये है ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। और ये लंबर ट्राइंगल, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इट इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट फॉर हर्निएशन, मगर आप यू कैन सी क्या, चलो ये ट्राइंगल है, सुपीरियरली वी हैव द ट्वेल्थ रिब, और laterally we have the internal oblique muscle, medially we have the quadratus lumborum muscle, और ये ट्राइंगल बनता है ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन और लंबर ट्राइंगल। लंबर ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, लंबर पेटिट्स ट्राइंगल, यहाँ पर लंबर हर्निया कॉमन होती है। हर्निया क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो वी हैव इनसफिशिएंट टाइम, और थोड़ी सी मूवमेंट्स आज स्कैपुला की रह गई हैं, तो मैं आपको ये बता दूं स्कैपुला की मूवमेंट्स क्या है। स्कैपुला अगर पोस्टीरियरली, ये देखिए प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला आगे की तरफ मूव हो जाए, कौन कराता है? एक आपकी जो है सेरेटस एंटीरियर है, दूसरी पेक्टोरस माइनर है। ये वो दो मसल्स है जो स्कैपुला को एक्सियल स्केलेटन के साथ एंटीरियरली अटैच करती हैं। प्रोट्रैक्शन, एंटीरियर मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला काज्ड बाय सेरेटस एंटीरियर पेक्टोरस माइनर। रिट्रैक्शन, तो रिट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था ट्रेपेजियस के हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, जो भी हॉरिजॉन्टल मसल्स है, और रोम्बोइडिस माइनर, रोम्बोइडिस मेजर, ये आपको कराती हैं रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला मैंने आपको बताया था, लेवेटर स्कैपुलियर और अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस है वो एलिवेशन कराती हैं। और डिप्रेशन ऑफ द स्कैपुला पेक्टोरस माइनर भी कराता है, थोड़ा सा पार्ट है। वेट ऑफ लिम्ब, एक्चुअली वेट ऑफ लिम्ब आप उठाते हैं लेटिसमस डॉर्सी भी, क्योंकि नीचे से आती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो स्कैपुला को थोड़ा सा नीचे लेके आएगी। इवन लोअर फाइबर्स, तो ये कलेक्टिवली, अकेले अकेले नहीं, लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस, लेटिसमस डॉर्सी, पेक्टोरस माइनर, वेट ऑफ द लिम्ब, ये सारी चीजें एक साथ कलेक्टिवली दे कॉज डिप्रेशन ऑफ द स्कैपुला। मीडियल रोटेशन ऑफ द स्कैपुला, रोम्बोइडिस माइनर, रोम्बोइडिस मेजर, लेवेटर स्कैपुली, स्पेशली रोम्बोइडिस मेजर, क्योंकि लोअर पार्ट को मीडियल बॉर्डर को ऊपर लेके आएगी, तो ये मीडियल रोटेशन ऑफ द स्कैपुला जो आपकी डिप्रेस हो जाएगा शोल्डर। और लेटरल रोटेशन ऑफ द स्कैपुला, जो आप एलिवेट लेटरल बॉर्डर, जो आपको ओवरहेड एब्डक्शन हो जाएगी। तो ओवरहेड एब्डक्शन में मैंने आपको बताया था कि लोअर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस जो रूट ऑफ स्पाइन को इस तरफ नीचे लेके आएंगी, अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस जो ये एक्रोमन प्रोसेस और लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल को इस तरफ ऊपर और मीडियली लेके आएंगे, और ये देखिए एरोज भी बता रहे हैं। और लोअर डिजिटेशंस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर, लोअर 4 और 5 डिजिटेशन जो इंफीरियर एंगल पे अटैच होती है, सेरेटस एंटीरियर की 8 डिजिटेशन होती है, लोअर 4 5 इंफीरियर एंगल पे अटैच होती है। तो वो क्या करती है, वो कॉन्टेक्ट करती है, तो इंफीरियर एंगल को इस तरह से ऊपर लेके आती है। अपर फाइबर्स ये ट्रेपेजियस के, लोअर फाइबर्स इस तरह से, और ये लोअर 5 डिजिटेशन, ये तो lateral rotation of the scapula which occurs in overhead abduction. So these are the movements which are carried out by this. And another very important clinical that विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है वो प्रोमिनेंट, अगर आप जोर देंगे उस बंदे को कहेंगे कुब निकलना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, तो ये भी पीछे निकल आएगा। ये नॉर्मल है, नॉर्मल देखिए नहीं निकला हुआ, ये मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि जो सेरेटस एंटीरियर आपकी मसल है एक्चुअली वो है तो प्रोट्रैक्टर भी है, लेटरल रोटेशन में भी एक्ट करती है, मगर उसका काम ये है कि मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को अटैच करती है रिब्स के साथ। रिब्स के साथ क्लोज कांटेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द सेरेटस एंटीरियर। अगर सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो गई,
which is supplied by the long thoracic nerve, which is again coming from the brachial plexus. Long thoracic nerve को डैमेज हो गया, serratus anterior पैरालाइज हो गई, तो जो मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला जो क्लोजली रिलेटेड है रिब्स के साथ, वो बाहर निकल आएगा और प्रोमिनेंट हो जाएगा. This is called as the winging of the scapula. Winging of the scapula is caused by damage to the long thoracic nerve or paralysis of the serratus anterior muscle. Okay, thank you very much. This is the end of this lecture, inshallah. Next time we will discuss another portion of the scapular region.